बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, क्योंकि अब मौसम अब चेंज हो रहा है तो हमें हमको अपनी थोड़ी थोड़ी रूटीन्स जो है ना वो भी बदलनी होंगी। जैसे कि हम लोग गर्मियों में बहुत ज़्यादा पानी पी रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आने लगती हैं, ठंड लगने शुरू होती है, तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग जो है ना पानी जितना पिएंगे तो हमें उतनी ठंड लग रही होती है, तो फिर इसीलिए हम पानी से अवॉइड कर रहे होते हैं। इसीलिए मैंने आज इकरा से पूछा है, मैं कहा तुम्हारी वो जो इंतखाबी निशान वाली बोतल है वो मुझे नज़र नहीं आ रही है कुछ 4-5 दिन से। तो वो फिर मुझे याद आ गया कि नहीं वो लेके आनी चाहिए। वाकई में वो मैं भूल जाती हूँ और मुझे होता है कि यार ठंड इतनी लग रही, तो पानी पता ही नहीं लगता पानी पीने का भी, क्योंकि गर्मियों में हमें प्यास लग रही होती है तो हम पी लेते पानी, सर्दियों में प्यास नहीं लग रही होती है इस तरह से, और हम लोगों को ठंड लग रही होती है तो हम लोग पी नहीं रहे होते पानी। हम लोग ऐसे गर्म चीज़ें ज़्यादा कर रहे हैं। इकरा के सिस्टम के साथ वो इंतखाबी निशान वाली बोतल पड़ी होती है, उससे पता लग जाता है कि इकरा जो है ना इस वक्त ऑफिस में मौजूद है। तो अब इकरा ने वो बोतल छोड़ दी और यही गलतियाँ हम लोग कर रहे हैं कि पानी पीना हमने कम कर दिया है। तो उसको तो कम नहीं करना, हम आहिस्ता 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 जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी मजीद कम होता जाएगा बॉटल। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए आप लोगों को चाहिए कि पानी सर्दियों में भी वैसे ही पिए, और क्योंकि पानी की कमी हो जाती है सर्दियों में तो हम लोगों की स्किन जो होती है वो ज़्यादा ड्राई भी हो जाती है उस चीज़ों से। तो हम लोगों को अपनी स्किन को भी अगर फ्रेश रखना है और अपने आप को भी अगर फ्रेश रखना है तो हम लोगों को पानी जो है उसी तरह इस्तेमाल करना चाहिए जैसे कि क्योंकि हमें तलब तो कम हो रही होगी। हमें गर्मियों में यह है कि पानी की तलब ही ज़्यादा हो रही होती है, इसलिए हम पानी पी भी रहे होते हैं। सर्दियों में पानी की तलब कम हो रही होती है और हम इसीलिए पानी नहीं पी रहे होते हैं। हमसे हाइड्रेट करने के लिए हम पानी के अलावा हम और चीज़ें भी पी सकते हैं। मतलब ये कि हम लिक्विड्स में कुछ गर्म चीज़ें ले सकते हैं। हम अगर जैसे यखनी होती है वो हम पी सकते हैं। शाम में बहुत ज़्यादा जैसे होता है कि सर्दी लगती है, जो आप यखनी का इस्तेमाल बढ़ा दें, और दिन में जो है इसी तरह से गर्म पानी पी लें। अगर आप पानी ठंडा नहीं पी, मतलब आप नॉर्मल पानी भी नहीं पीना चाह रहे, उससे आपको ठंड लगी तो गर्म पानी पी लें, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कल से इकरा की बोतल जो है वो शायद इसने कहीं संभाल ना दी, वो वापस निकल आएगी और आप लोग भी और हम सब मिल के ये कोताही नहीं करेंगे। और मलबे के साथ हमारी लाशें भी उठाओ, ये कह रहे हैं नस्ला टावर के मकीन। इमारत के बाहर ही जी वो कुर्सियां डालकर बैठ गए। बिल्कुल हमदा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जिस तरह से अहकामात उनकी रोशनी में नस्ला टावर को खाली करने की मोहलत का कल आखिरी दिन था, और नस्ला टावर से आहिस्ता आहिस्ता जो है सामान की मुंतकली का अमल भी जारी है, मगर कई ख़ानदान अब भी ऐसे हैं जो कि इमारत में रिहाइश पजीर हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं। और इंतज़ामिया की हिदायत पर इमारत के पानी, बिजली और गैस के कनेक्शंस काट दिए गए हैं जी, और रिहायशियों को इमारत खाली करने के लिए नोटिस भी दिए जा चुके हैं। और रिहायशियों के एहतजाज के पेश नज़र इमारत के बाहर पुलिस की नफरी भी तैनात। अच्छा, मुतासरीन का कहना है कि हमारी नींदें उड़ी हुई हैं, ज़िंदगी भर की जो जमा पूंजी थी वो लगाई थी हम लोगों ने, और कोई पूछने वाला ही नहीं है। सियासी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से मुतासरीन से यकजहती के लिए आमद का सिलसिला तो जारी है, और चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल भी मुतासरीन से मिलने पहुँचे हैं। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी उसके बाद की थी। खैर, कमिश्नर कराची ने टावर गिराने के लिए इश्तिहार जारी कर दिया है। जल्द और महफूज तरीके से इमारत गिराने वाले को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर को कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग के जरिए गिराने का हुक्म भी दिया है। बात कर लेते हैं, शहराज अहमद हमारे साथ मौजूद और उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। जी शहराज, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आप क्या मनाजिर देख रहे हैं और जो रिहायशी हैं वो क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है नस्ला टावर गिराने का हुक्म सादिर कर दिया गया है, और इस हवाले से यहाँ के रिहायशियों को 15 दिन की मोहलत दी गई थी, जो कि गुज़िश्ता रात ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि अब भी रिहायशियों की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। बेशतर रिहायशी जो है यहाँ से अपना सामान मुंतकिल कर चुके हैं, लेकिन कुछ फैमिलीज़ अब भी यहाँ नस्ला टावर में मौजूद हैं, और उनका यही मौक़िफ़ है कि ज़िंदगी भर की जिन्होंने जमा पूंजी यहाँ लगा दी है उनके लिए वसाइल इतने मौजूद नहीं हैं, जबकि हुकूमती अरकान की जानिब से भी कोई खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए जा रहे, और ना ही सुप्रीम कोर्ट के उन अहकामात पर अमल किया जा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अहकामात दिए थे कि जो अदायगियाँ बनती हैं रिहायशियों की वो उनको दी जाएं, लेकिन इस हवाले से कोई बाज़पुरस नहीं हो रही और इस हवाले से कोई इक़दामात होते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे, जिसकी वजह से यहाँ के जो रिहायशी हैं वो शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। उनका यही कहना है कि उनका इस हवाले से क्या कसूर है जो जिसकी सज़ा उन्हें दी जा रही है, और उनकी जानिब से यही मौक़िफ़
मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि उनकी जो अदायगियाँ हैं वो उन्हें कर दी जाएँ और वो यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएँ और उसके बाद इस टावर को जो है वो गिराने का अमल शुरू कर दिया जाए। ताहम हम देख रहे हैं कि कमिश्नर कराची की जानिब से भी कल इस हवाले से इश्तिहार भी जारी किया गया है और बताया गया है कि महफूज और जल्द गिराने के हवाले से जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो अपनी बिडिंग्स जो हैं वो लेके आएँ, अपने अपने वसाइल जो हैं वो बताएं और 3 रोज़ के अंदर अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो देने की सिफारिशात जो हैं वो जमा कराने की हिदायत जारी की गई हैं। इसके अलावा मुकम्मल तौर पर सील कर देना करना था इसको जो है नेस्ले टावर को कल तक, लेकिन अब तक हम देख रहे हैं कि इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से कोई इकदाम होते हुए हमें दिखाई नहीं दिए, जबकि अब भी जो है बड़ी तादाद में जो फैमिलीज हैं वो यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि वक्तन फ़वक्तन सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं वो यहाँ आ रहे हैं, यकजहती कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के रिहायशी हैं उनके मसाइल अब तक जूं के तू हैं और वही यही मुतालबा कर रहे हैं सभी से कि उन्होंने जो अदायगियाँ की हैं फ्लैट्स की भारी भरकम कई सालों तक किस्तें अदा की हैं वो अमाउंट उनको जो है वापस मिल जाए और वो यहाँ से ये फ्लैट्स खाली कर दें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शराज अहमद, अब हमें इससे अपडेट कर रहे थे। इसी हवाले से हम बात करेंगे अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम उर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हाफिज़ नईम उर रहमान साहब, नस्ला टावर को फौरी यानी कि 1 हफ्ते में गिराने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को आप कैसे देखते हैं और क्या शहरी इंतजामिया जो है इस मामले को सही तरीके से हल करने की अहलियत रखती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी भी बहुत सारे मुतासरीन जो हैं वो बिल्डिंग के बाहर बैठे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नस्ला टावर के हवाले से एक तो वो केस है ना जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला हुआ है कि इसको गिरा दिया जाए, उड़ा दिया जाए। जाहिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर यानी उसके ऊपर बात करना तो बहुत अजीब सी बात है, लेकिन बहरहाल हम पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के आइन और कानून के फ्रेमवर्क में पाकिस्तान के अवाम काम कर रहे हैं और हालात को भी देख रहे हैं, अदालतों की कार्रवाइयों को भी देख रहे हैं। और हम अब ये अफसोस के साथ ये कहना हमें पड़ता है कि अब अदालती निज़ाम के ऊपर से भी लोगों का एतमाद इसलिए उठता जा रहा है कि अगर बनी गाला के लिए अलग फैसले होंगे, हयात एजेंसी जो इस्लामाबाद में उसको रेगुलराइज कर दिया जाएगा, ताकतवर लोगों के ऊपर हाथ नहीं डाला जाएगा, जो सिनेमा अस्करी फोर के साथ बना हुआ है या आर्मी प्रेमिसेस में अगर फैल्कन बना हुआ है उसके ऊपर सिर्फ ऑब्जर्वेशन आएगी, फैसला आएगा, अमल दरामद नहीं होगा। और जो एंड यूजर है जिसने अपनी जमा पूंजी जमा करा दी, जिसने सारे कागजात चेक किए, जिसको उस पास सारे एनओसी मौजूद थे और उसने अपनी पूरी मिडिल क्लास लोगों ने, कराची के मिडिल क्लास लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगा दी, तो इस्लामाबाद के बनी गाला के लिए अलग इंसाफ और कराची के नस्ला टावर के लिए अलग इंसाफ होगा। तो फिर अदालत उज़्मा पर भी लोगों का एतमाद नहीं रहेगा, अदालत आलिया पर भी नहीं रहेगा और ये पाकिस्तान और अदालत के लिए भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसका फैसला भी अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ही करेंगे कि वो अब इंसाफ को किस तरह से कायम रखते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो सारे लोग हैं वो इतने परेशान हाल हैं इस वक्त, उनकी बिजली बंद, उनका पानी बंद, ये कौन सा तरीका है? आपको जो करना है वो करें, लेकिन अगर फैसले में दूसरा फैसला ये मौजूद है कि बिल्डर से पैसे दिलवाने हैं, मुझे आप बताइए पाकिस्तान में वो कौन सा जरिया है जिसमें किसी आदमी ने आपके पैसे लिए हुए हैं तो आप उससे वापस ले सकते हैं? उसका तरीका अदालत होती है, उसका तरीका हुकूमत होती है। जो अदालत ये फैसला कर रही है उसने हुकूमत से कहा है, लेकिन कमिश्नर को इस वक्त सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की है कि इनके पानी के, बिजली के कनेक्शन काट दो, उनको बर्बाद कर दो, उनको वहां से भागने पर मजबूर कर दो, लेकिन इस बात की फिक्र नहीं है कि उनको पैसे दिलवा दो। मुझे बताएं कि अदालत उस्मा से मेरी दरखास्त है कि भाई इनको पैसे दिलवाने का भी तो बंदोबस्त करें। आबाद जो इनकी एसोसिएशन है बिल्डर्स की, उनको गारंटर बनाएं, हुकूमत सिंध को गारंटर बनाएं, हुकूमत सिंध को पाबंद करें कि वो पेमेंट कर दें इन लोगों को मार्केट वैल्यू के मुताबिक। ये नहीं है कि आज से जो है 10 साल पहले अगर किसी ने कोई कीमत की, मार्केट वैल्यू के मुताबिक पेमेंट करें। फिर चाहे बम से उड़ाएं, पूरे कराची को बम से उड़ा दें, ये तो कराची के साथ होता ही यही है, उड़ा दें बम से। यही है अब हमारा हाल, यानी ताकतवरों के लिए कोई कानून, कोई बम और कोई बिल्डोजर नहीं है, लेकिन कराची के मिडिल क्लास जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनके लिए बिल्डोजर हैं, उनके लिए बम है, उड़ा दीजिए भाई, सबको बर्बाद कर दीजिए। ठीक है साहब, अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और हुकूमत सिंध जो है उनको भी इस पे एक्शन तो लेना ही होगा, उनके पास भी शायद कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, या आपके नज़दीक उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो वो भी शेयर कीजिए। और दूसरा, अब जब ऑर्डर्स हैं तो उसको हैंडल आपको लगता है कि दुरुस्त तरीके से किया जा रहा है? अब हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है कि वो इस मामले को किस तरीके से देखे? देखिए, हुकूमत ही की सारी जिम्मेदारी है ना। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि ये अगर इरेगुलर चीज है, यानी इसमें जो एक मसला है वो है कि इसकी एक पोर्शन की जमीन के एक पोर्शन की लीज नहीं है। ये लीज कौन देता है? ये हुकूमत देती है। ये एनओसी किसने जारी किया था? ये हुकूमती इदारों ने जारी किया था। ये जो है केबीसीए था,
या SBCA उसने जारी किया था। ठीक है, जब ये बिल्डिंग बनना शुरू हुई तो कौन था देखने वाला? देखें, कराची में जब पार्कों पे कब्जा हो रहा था, जब खुद अदालतों के ऊपर हमले हो रहे थे, तो हमारे जो इस वक्त के चीफ जस्टिस हैं या हमारे बहुत सारे लोग हैं, ये तशम्दीद हैं, ये हाई कोर्ट के जज थे जी, है ना, ऑनरेबल जस्टिस गुलजार अहमद साहब। और उस वक्त जब इसी सड़क के ऊपर नस्ला टावर के साथ जो पुल बना हुआ है और उसके आगे नर्सरी का पुल है, उस पर से फायरिंग हुई थी और 50 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे 12 मई 2007 को। पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा था टेलीविजन स्क्रीन पर। तो एक कमीशन बना था हाई कोर्ट के हुक्म पर, उसमें ऑनरेबल जजेस मौजूद थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उन ऑनरेबल जजेस ने इंसाफ नहीं किया था, इसलिए कि वो ये कहते थे कि जब हम कार्रवाई शुरू करते हैं तो सैकड़ों तक की तादाद में लोग आ जाते हैं और अदालत की कार्रवाई नहीं होती। ये अदालत की कार्रवाई इस्लामाबाद में भी हो सकती थी, ये कहीं भी हो सकती, लेकिन इंसाफ कराची के लोगों को नहीं मिला है। तो फिर मुझे बता, इंसान की जान की कितनी अहमियत होती है। ठीक है, ठीक है, जजेस हों, यही सारे लोग इंसान। एक चीज ये बता दीजिएगा कि नस्ला टावर जैसे आकर ये फैसला कर नस्ला टावर जैसे गैर कानूनी तामीरात करने वालों को इस फैसले से कोई नुकसान हुआ है या आम शहरियों को ही नुकसान हुआ है? क्योंकि जिसने बिल्डर ने बनाया उसने तो सारा कुछ बेच दिया। मैं तो जी प्लीज। एग्जैक्टली, मैं तो इसी तरफ आ रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं कि भाई, जब ये कब्जे हो रहे होते हैं, जब ये बिल्डिंगें बन रही हैं और आज भी बन रही हैं, तो उस वक्त तो कोई नहीं पकड़ता, उस वक्त तो कोई नहीं जो है वो अच्छा फिर चले बन गई। अब आपने एक फैसला कर दिया, तो मुझे बताएं ना कि जो लोग इसके मुजरिम हैं, उस वक्त के SBCA का अगर कोई डायरेक्टर मौजूद था उस वक्त की हुकूमत, जाहिर है इस वक्त 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। खुद जज ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने बार बार ये कहा है कि सिंध हुकूमत करप्शन कर रही है, सिंध हुकूमत के ऊपर शर्म आनी चाहिए। तो भाई, अगर शर्म आनी चाहिए और करप्शन हो रही है तो उन सारे लोगों को पकड़ना भी तो चाहिए, उनमें से लटकाना भी तो चाहिए लोगों को। हुकूमत के वो सारे लोग, ये भत्तों का पूरा निजाम चल रहा है, CM हाउस तक जाता है, उस पर जब कोई कार्रवाई नहीं होगी और जो कसूर जिनका कोई नहीं है, जो मासूम है, जिन्होंने पैसे दिए हैं, जिन्होंने अपनी जॉब्स के पसंदाज किए हुए पैसे अपने बच्चों के लिए दिए, उन्हीं के लिए सिर्फ कार्रवाई होगी, तो अदालत उज़्मा पर भी सवाल होगा। ठीक है, ठीक है, आप सब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप बात कर रहे थे जो रिहायशी हैं उनके मसाइल हैं और हुकूमत को, इंतजामिया को बेहतर तरीके से सारे मामले को एकरा हुकूमत ही की जिम्मेदारी कि वही सारे मामले को टैकल करें। क्योंकि हमजा, अगर हम मुतासिरीन की बात करें, वो तो उस टाइम टावर के नीचे बैठे हुए हैं और रात सारी भी उन्होंने ऐसी गुजारी। बिल्कुल कुछ फैमिलीज बाहर नहीं, फैमिलीज बिल्कुल वहाँ से अंदर से निकली, लेकिन कनेक्शंस जो थे गैस के, बिजली के और पानी के, वो काट दिए गए, उनको और तरह की मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। एक और मामला भी है कि जब आप ऐसा कुछ फैसला कर रहे होते हैं, मतलब इंतजामिया इस मामले को देख रही है, हुकूमत इस मामले को देख रही है, तो आप अदायगियाँ पहले करते हैं, फिर डेडलाइन देते हैं और फिर डेडलाइन देते हैं ताकि उतने अरसे के अंदर वो कोई ऑल्टरनेट देख लें। अब इस तरह नहीं हो सकता कि आप उनको बाहर भी निकाल रहे हैं, अभी तक अदायगियां ही नहीं हुई हैं। अगर वो अदायगियां अगर आज भी हो जाती हैं, तब भी वो जो 15-20 दिन उनको लगेंगे कोई अपनी रिहाइश ढूंढने के लिए, तब वो क्या करेंगे? एग्जैक्टली 15 दिन का जो उन्होंने टाइम दिया था हमजा, उसमें तो कोई ऑल्टरनेट अपना ढूंढ भी नहीं सकता ना इतनी जल्दी। तो हम भी जानते हैं, हम भी इसी मुल्क में रहते हैं कि हमें पता है कि किसी ने अगर किसी जगह पे रिहाइश अगर अपनी बदलनी है तो उसमें भी एक टाइम लगता है। तो 15 दिन में बगैर अदायगियों के वो कोई कैसे अपने आप, पैसे नहीं आपकी जेब में, आप कैसे जा सकते हैं कहीं पर? और आपने अपनी जमा पूंजी लगा के पूरी जिंदगी, खवातीन खास तौर पर सेविंग्स करती रहती हैं, जो घर का खर्चा होता है, बच्चों की खुराक के ऊपर जो है पैसा कम लगा रहे होते हैं, सेविंग्स कर रहे होते हैं, तालीम पे पैसा कम खर्च कर रहे होते हैं, सेविंग्स कर रहे होते हैं कि भाई घर बना लेंगे। जब घर बनाते हैं तो फिर ऐसे मामलात हैं। हुकूमत को बेहतर तरीके से इसको डील करना चाहिए और जो शहरियों के, रिहायशियों के जो मसाइल हैं उनको हल होना भी चाहिए। हम आगे चलते हैं, कुछ बदले हुए खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं। शुक्र है अच्छी खबरें भी हमें आ रही हैं। अब कोई तालिब इल्म खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ये दावा है, ये नारा है कि टाट पर नहीं बैठे। बिल्कुल, 6 अरब रुपए की लागत से 24 लाख से ज़्यादा तलबा और तालिबात को फर्नीचर फराहम किया जा रहा है। वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा शहराम खान तरक़ई का कहना है कि सरकारी स्कूल्स के तमाम तलबा और तालिबात को फर्नीचर की फराहमी हमारा हदफ और इमरान खान का विजन भी है। हाँ जी, और पहले मरहले में 12 लाख तलबा को 3 अरब रुपए और दूसरे मरहले में भी 12 लाख तलबा को 3 अरब रुपए की लागत से फर्नीचर फराहम किया जा रहा है, जिससे 95% तलबा और तालिबात को फर्नीचर की सहूलत जी मुहैया हो जाएगी। बिल्कुल, और इस इनकलाबी इक़दाम से पूरे सूबे के जो बच्चे हैं उनको फर्नीचर फराहम करके टाट कल्चर का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। और वज़ीर तालीम शहराम खान तरक़ई के मुताबिक आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए डबल शिफ्ट स्कूल प्रोग्राम का भी आगाज़ कर दिया गया है। हाँ जी, अपने बच्चे सेकंड शिफ्ट में अपने इलाकों में हाई लेवल तालीम हासिल करने के लिए आप भेज सकते हैं और वो अब तालीम हासिल कर भी सकेंगे। एक अच्छा फैसला है फर्नीचर का। हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ज़्यादा
का सामना पूरे पाकिस्तान में है। बिल्कुल, इसी हवाले से हम बात भी करेंगे। वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा शहराम खान तरक़ई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। टाट स्कूल ख़त्म करने के मंसूबे के हवाले से हमें आगाह करें। इस वक्त कितने बच्चे जो हैं वो टाट स्कूल्स पर तालीम हासिल कर रहे हैं? वो हमारा नया इनिशिएटिव है फर्नीचर स्कूल्स में। देखें 70 साल से स्कूल बनते गए, 70 साल से ज़्यादा हो गया आज़ादी को, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि आज भी सरकारी स्कूलों में बच्चे सिर्फ केपी में नहीं पूरे पाकिस्तान में टाट पे बैठते हैं, और ये बड़ी अजीब सी बात है। बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमने पिछली हुकूमत में भी लाखों की तादाद में बच्चों को फर्नीचर प्रोवाइड किया, और इस दफ़ा भी हमने अभी डिसाइड किया कि हम इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा के हर सरकारी स्कूल में हर बच्चे को एटलीस्ट एक कुर्सी प्रोवाइड कर दें, ताकि वो आराम से बाइज़्ज़त तरीके से वो कुर्सी पे बैठ सके सरकारी स्कूलों में। इसके लिए हमने 6 अरब रुपए रखे हैं, और तकरीबन 28 अज़ला में 24 लाख से ज़्यादा बच्चा, तकरीबन 26 लाख बच्चों को हम फर्नीचर देंगे सारे खैबर पख्तूनख्वा में। मकसद ये है कि हर बच्चा आराम से बैठे फर्नीचर पे। इसके जो ज़मीन पे बैठते हैं बच्चे, तो इनको हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। जब इनको हेल्थ और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, इनकी पढ़ाई हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ होती है। जब पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ होती है, फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। किसी भी हुकूमत की प्रायोरिटी होनी चाहिए, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत की ये प्रायोरिटी है। ये इमरान खान का विज़न है, तहरीक इंसाफ का मैनिफेस्टो है कि तालीम को फुल तवज्जो देनी है, स्पेंडिंग बढ़ानी है, और वो सारी ज़रूरियात जो कि एक स्कूल में एक बच्चे के लिए होनी चाहिए वो हुकूमत प्रोवाइड करेगी। इसमें जो भी चीज़ें हैं उसमें एक फर्नीचर मेन चीज़ है। और ठीक है शहराम खान साहब, हमें खर्चे के हवाले से एक तो बता दीजिएगा, और दूसरा कि इस अमल को शफाफ बनाना पाकिस्तान के अंदर बड़ा मसला होता है कि जब भी इस तरह के कोई इकदाम हो रहे होते हैं, मंसूबे होते हैं, तो उस हवाले से बताइएगा शफाफियत को कैसे जो है यकीनी बनाया जाएगा। 6 अरब रुपए से तकरीबन 24 लाख से ज़्यादा बच्चों को हम 26 लाख बच्चों को हम इंशाल्लाह फर्नीचर देंगे तकरीबन, और इसको हमने प्रोक्योरमेंट की है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सूबे में। अभी उसकी ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है। तकरीबन 4 महीनों में ये फर्नीचर प्रोवाइड किया जाएगा 13 लाख बच्चों को फ़र्स्ट फेज़ में, और दूसरे में अभी जैसी कुछ जो इनकम्प्लीट रह जाएंगे, जो कमी होगी, उसको बाकी 3 अरब रुपए में हम पूरा करेंगे। तो ये प्रोसेस है और ये हो चुका है, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट है, फर्नीचर की डिलीवरी शुरू हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें ये भी बता दीजिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में तालीम के मैदान में फ़र्नीचर पर तो आप लोगों ने किया है, इन्वेस्ट भी किया, और ये एक अच्छा भी इकदाम है, लेकिन तालीम के दूसरे जो फैक्टर्स हैं उनमें किस तरह से फोकस किया जा रहा है? देखिए, तहरीक इंसाफ बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो हमारी हुकूमत की पिछली हुकूमत में भी प्रायोरिटी रही है, और इसमें भी हमारी प्रायोरिटी है कि स्कूल में फ़र्नीचर हो, मिसिंग फैसिलिटीज़ हो, वॉशरूम्स हो, पीने का साफ़ पानी हो, बिजली हो, फर्नीचर हो। इसी तरीके से जहाँ पे ऑफ ग्रिड हैं, बिजली नहीं है, वहाँ पे हम सोलर पैनल्स 8000 स्कूलों में हम लगा रहे हैं। टीचर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ सिंगल नेशनल करिकुलम हमने इम्प्लीमेंट करवा दिया, तो प्राइवेट और पब्लिक का फ़र्क ख़त्म हो गया। टीचर इतनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, साथ में पढ़ाई भी जो प्राइवेट स्कूलों में है वो पब्लिक स्कूलों में एक ही करिकुलम सिंध के अलावा बाकी पूरे पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है। ये पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया, और इसके मकसद इसके करने का ये है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ सारे बच्चों को, वो पब्लिक में हो प्राइवेट में हो, प्रोवाइड की जाएँ। इसके साथ हमने स्मार्ट स्कूल का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं कि स्कूलों को हम डिजिटाइज़ कर रहे हैं। इसके साथ हम कोडेड माइंड्स के साथ हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में कोडिंग सिखाएंगे, जो कि बेसिक और बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है आजकल के दौर में, क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी पे जा रही है। हम पुराने निज़ाम के तहत हम चलते आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हम अपने सरकारी स्कूल के बच्चों को कोडिंग सिखाएंगे, और उनको आईटी की स्किल और उनकी जो क्रिएटिविटी है वो टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करेंगे। एक और प्रोजेक्ट जो हमारा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है अर्ली एज प्रोग्राम, जो हमने पिछले गवर्नमेंट में भी स्टार्ट किया था। इसमें हम उसको स्केल अप करके उसको हम आईटी से एजुकेशन डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया, स्केल अप कर रहे हैं, और ये बड़ा सक्सेसफुल हमारा पिछले दौर में भी रहा। ये वो प्रोग्राम है जो प्राइवेट स्कूल में पिछले दौर में तो कहीं पे भी नहीं था, अभी शायद एक आध स्कूल में है पाकिस्तान में, प्राइवेट हाई एंड स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि हम सरकारी स्कूलों में अर्ली एज प्रोग्राम अपने बच्चों को उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो तादाद में सबसे ज़्यादा हैं, जो सबसे ज़्यादा नीडी हैं, और जिनके साथ हमने इलेक्शन में कमिटमेंट करते हैं, इनके वादे करते हैं तहरीक इंसाफ, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, हमारे प्राइम मिनिस्टर का
विजन और पार्टी की इम्प्लीमेंटेशन, उन्हीं बच्चों को स्ट्रेंथन करना, उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना सरकारी स्कूल में और उसको उस लेवल पे लेके आना ताकि ये कल को सबके साथ पाकिस्तान के अंदर भी। सब एक और अहम मामला है कि आप बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए भी काविशें कर रहे हैं, इकदाम उठा रहे हैं, लेकिन इसकी कंटिन्यूटी के लिए क्या इकदाम गवर्नमेंट उठा रही है कि ये मंसूबे चलते रहें? सेकंड शिफ्ट के करने का मकसद ये है कि बहुत सारे स्कूल्स में आप प्राइमरी तक होता है, प्राइमरी के बाद बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। लत से बच्चियाँ होती हैं, भाई मिडिल स्कूल दूसरे गांव में होता है, अक्सर तो उनके साथ फिर वालिदैन को जाना पड़ता है बच्ची को ड्रॉप करने, पिक करने में मुश्किल काम होता है। कुछ चले जाते हैं, कुछ ड्रॉप आउट हो जाते हैं मजबूरी के तहत। तो हमने शुरू किया कि या हाई स्कूल में जाते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल 10वीं तक होता है, 11वीं 12वीं जमात के क्लासेस नहीं होते, उसको हमने फोकस करके तो वहाँ पे हम हाई स्कूल में हायर सेकेंडरी की क्लासेस इवनिंग में लेंगे। मकसद ये है कि प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी की क्लासेस भी सेकंड शिफ्ट में होंगी और जहाँ पे मिडिल की ज़रूरत है उसी प्राइमरी स्कूल में हम लड़के लड़कियों में मिडिल की क्लासेस लेंगे। इसके साथ मिडिल में मिडिल भी ले सकते हैं और मिडिल में हाई भी ले सकते हैं। 9वीं 10वीं के जो स्कूल है, हाई स्कूल है, उसमें 11वीं 12वीं की जो ये अमूमन बहुत सारी जगहों में मसले होते हैं, यूनियन काउंसिल के लेवल पे स्कूल्स नहीं होते, कम होते हैं, तो उन स्कूलों में ड्रॉप आउट 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं होती, तो उन बच्चों को हम सेकंड शिफ्ट का मौका दे रहे हैं उन स्कूलों में। और उसमें हम इंशाल्लाह 10वीं 11वीं और 12वीं की हम क्लासेस पढ़ाएंगे ताकि एनरोलमेंट बढ़े, ड्रॉप आउट कंट्रोल हो। जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें हम प्लेइंग एरियाज़, मतलब उसमें हम सीसॉ, उसमें हम स्विंग्स, उसमें हम स्लाइड्स और ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि बच्चों को पढ़ाई के साथ इंटरटेन भी हो, एक्सर्शन एक्सरसाइज भी हो, कोई अट्रैक्शन भी हो, और पूरे स्कूल के एनवायरनमेंट को हम कंडूसिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उसको बेहतर कर सके। ई ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस करवाया ताकि टीचर आराम से घर पे बैठे अपनी पसंद की पोजीशन को अप्लाई करे। मुख्तलिफ लोग अप्लाई करते हैं, उसके लिए क्राइटेरिया है और उसमें अप्लाई करे। अगर वो एलिजिबल हैं, उन घर बैठे उनके स्मार्टफोन पे ही उनको ऑर्डर आ जाता है। पहले क्या होता था कि जी ये टीचर्स बेचारे MPAs MNAs ऑफिसेज में चक्कर लगाते थे एक ट्रांसफ़र के लिए, वो कॉन्सेप्ट हमने ख़त्म कर दिया। पूरा टीचर घर में आराम से बैठे अपने स्कूल के बच्चों को तवज्जो दे। उसके लिए टाइम होगा साल में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा, जब भी वो टाइम मुकर्रर है टीचर्स को पता होता है। हम ऑनलाइन पोजीशंस एडवर्टाइज़ करते हैं, उस पर वेब पोर्टल पर डालते हैं, हर बंदा अपनी पसंद की पोजीशन पे लिए अप्लाई करता है, जो एलिजिबल होता है मेरिट पे होता है उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है, दूसरे अपने बारी के लिए वेट करते हैं। तो एक नई चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है। आपका सफ़ीर पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, और तालीम के मैदान में ख़ास तौर पर हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेकर आ रही है जो हम बारहा कहते हैं कि इसको सराहने की ज़रूरत तो है, लेकिन बाकी सूबों में भी इसको अडेप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और आवाम के लिए एक आप कह लें कि अच्छी खबर नहीं है। वजारत रेलवे ने ट्रेन का किराया जो है वो बढ़ाने का फैसला कर लिया। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे ने ट्वीट करते हुए कहा है कि फ्रीट का 5% जबकि पैसेंजर ट्रेन का 10% किराया बढ़ाने का फैसला किया गया है। हाँ जी, और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र ट्रेनों के किराए बढ़ाने के लिए कमेटी तश्कील दी गई थी और नए किरायों का जो इत्तलाक है वो 5 नवंबर से होगा। आम आदमी की सवारी समझी जाती है और हम इंटरनेशनल मार्केट में भी देख रहे हैं पेट्रोल प्राइसेस किधर जा रही हैं, और साथ ही पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी जो है हम देख रहे हैं में हम देखा कि बहुत सारे जो है किरायों में इजाफा किया गया, और अब हमने देखा है कि जो ट्रेन है उसके भी किरायों में इजाफा करने का फैसला कर लिया गया। अवामी रद्द अमल क्या है इसके ऊपर, ज़रा पहले आपको वो सुना देते हैं। पहले किराए बढ़े हुए हैं तो मजबूरी में इंसान क्या करे, 10% किराए बढ़ा दिए तो बहुत मुश्किलात है गरीब आदमी के लिए। तो किराए बहुत ज़्यादा हैं, पहले ही महंगाई आपको पता ही है 3 साल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। गरीब आवाम का सोचें, जो 1000 रुपया या 800 कमाता है वो बच्चों का किस तरह पेट पालेगा। जो गरीब इंसान रोज़ का आने जाने वाला वो किस तरह कमाएगा, किस तरह खाएगा, किस तरह कराएगा, उससे तो मजबूरी जाना है ना। किराए पे किराया बढ़ रहा है, बसों का बढ़ रहा है, गाड़ियों का बढ़ रहा है, आटा क्या किलो हो गया, पेट्रोल फिर बढ़ने का कह रहे हैं, ये जुल्म है। महंगाई से महंगाई इमरान खान करते आ रहे हैं
और इसके बाद ये किराए भी बढ़ा दिए हैं, तो लिहाजा गरीब आदमी एक रेलवे में सफ़र करते थे, अब वो रेलवे में सफ़र करना बहुत मुश्किल हो गया है। रेलवे के जो किराए बढ़ाए जा रहे हैं, तो जो कि हमारे लिए ये आखिरी एक मतलब ज़रिया था जाने आने जाने का, तो इसके भी किराए बढ़ाए जा रहे हैं। तो हुकूमत से दरख्वास्त है कि इनके किराए में जो इजाफा किया गया है उसे कमी की जाए। तब्दीली आने वाली थी जो आई, सारे मसले धर्म भरम हो गए हैं, गरीब भूखे मर रहे हैं। ये गुर्बत है, हर चीज़ में महंगाई करा दी, किराए बढ़ा दिया, डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया, आवाम की जो सबसे खाने पीने की चीज़ें जो इंसान की दस्तरत से बाहर हो गई हैं। तब्दीली का बोला था, ये कैसी तब्दीली है? ये सहूलत है मौजूद ट्रेन की, एक गरीब आदमी या मुतवस्सित तबके से जो रखने वाला वो उसमें कर रहा है, उस पर भी किराया बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है, किराए बढ़ा दिए जा रहे हैं, हर तरफ से जो है वो मतलब जो है ना वो बर्डन यानी कि कहना चाहिए कि डाला जा रहा है आम आदमी पे। तो ये शहरियों का रद्द अमल था जो कि आपने सुना है कि शहरी बहुत परेशान है। वो कह रहे हैं 2 वक्त की रोटी तो हम लोगों को पहले मिल ही नहीं थी, अब हमें कहीं आने जाने में भी हमें जो मुश्किलात थी और भी बढ़ गई हैं। ट्रेन को जो है, रेल गाड़ी को आम आदमी की सवारी ही कहा जाता है और आम आदमी इस पे सफ़र करता है। खैर हम बात करेंगे कि कितना किराया बढ़ाया गया है, क्यों बढ़ाया गया है, कमेटी ने किस तरह से फ़ैसला किया था। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे नाजिया जमीन साहिबा हमारे साथ मौजूद है। नाजिया साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहले तो हमें ये बता दें फ़ैसले के हवाले से कि फ़ैसला किन बुनियादों पर किया गया, किस तरीके से कमेटी ने ये फ़ैसला किया और इसका इत्तलाक़ 5 नवंबर से हो रहा है। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डीज़ल की चूँकि प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई, तो इस वजह से पाकिस्तान रेलवे को उसमें काफ़ी इस लिहाज से काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो इसलिए एक कमेटी तश्कील दी गई ताकि इस बात का जायज़ा लिया जा सके कि पाकिस्तान रेलवे पर इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ताकि उसके मुताबिक हम उसके किरायों को बढ़ाया जा सके। तो जब कमेटी ने ये देखा कि ओवरऑल जो इम्पैक्ट है 16% जो है डीज़ल की प्राइसेस में फ़र्क आया था, यानी 16% हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट आ रहा था, तो कमेटी ने ये सुजेशन दी कि 15% जो है किराए बढ़ाए जाए। ठीक है। लेकिन चूँकि हमें गरीब आवाम का पूरा ख्याल है और ऑलरेडी वो उनको बहुत से मसाइल का सामना है, इसलिए कमेटी ने ये फैसला किया कि 10% किरायों में इजाफा किया गया, जबकि जो मुसाफिर ट्रेनों के लिए 10% और फ्रेट ट्रेन के लिए 5% किरायों का इजाफा किया गया। ठीक है नाज़िया साहब, जिस तरह से किरायों में इजाफा तो किया गया 5% और 10%, लेकिन क्या इसके साथ साथ सहूलियात भी बढ़ाई गई हैं कि शहरियों के लिए सहूलियात बढ़ा दी जाएँ ताकि उनको वहाँ पर कंपनसेट कर दिया जाए? जी, इन किरायों को बढ़ाने का ताल्लुक डीजल की प्राइसेस के इंक्रीज के साथ है, इसका लिंक उसके साथ है। आई थिंक तो वैसे हम ओवरऑल ये कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान रेलवे की पूरी कोशिश है कि अपने मुसाफिरों को एक महफूज और आरामदेह सफ़र फ्राहम किया जाए और उसके लिए हमारी हर तरह से कोशिश जारी है। ठीक है नाज़िया साहब, आपने 16% कहा कि तजवीज़ थी कि 16% बढ़ा दिया जाए, लेकिन गरीब आवाम का ख्याल था महकमा रेलवे को और उन्होंने पाकिस्तान रेलवे ने फैसला किया कि 10% आम मुसाफिरों के लिए और 5% जो है फ्रेट ट्रेनों के लिए बढ़ा दिया जाए। तो ये जो ऊपर वाला 6% है, 16% की तजवीज़ नहीं थी, ये तजवीज़ 15% की थी। 16% डीजल की प्राइसेस में इजाफा जी, 15% की जो आपने कहा, ये जो 5% है ऊपर वाला, ये कौन बेयर करेगा? ये सब्सिडी दी जाएगी? डेफिनेटली वो पाकिस्तान रेलवे को ही बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप हमें साथ ये भी बता दीजिए कि कुछ मसला चल रहा था, कल कुछ ट्रेन्स कैंसिल भी हो गई थी, लोग सफ़र नहीं कर पाए थे, उस हवाले से आज का स्केड्यूल क्या है? आज लोग आराम से सफ़र कर सकते हैं? जी, अभी तक की सूरत हाल तो क्लियर है। जो ही कोई इस बारे में कोई अपडेट आएगी तो हम मीडिया के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा नाज़िया साहब, ये भी बता दीजिए कौन कौन से लोग हैं जिनको रेलवे पे जो सफ़र कर रहे होंगे तो उनको डिस्काउंट भी वो उनको मिल सकता होगा? अच्छा, पाकिस्तान रेलवे मेरे ख्याल में वाहिद एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पाकिस्तान में जो आपने मुसाफिरों को बहुत ज़्यादा सहूलियत फराहम करने के साथ साथ डिस्काउंट भी फराहम करता है। इसमें आप देखें 17 ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको हम कंसेशन देते हैं, जिनमें स्टूडेंट्स, ओल्ड पीपल, टूरिस्ट और जर्नलिस्ट कैटेगरी ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा हम 80% डिस्काउंट दिया जाता है। जर्नलिस्ट के लिए 80% और उनकी फैमिलीज़ के लिए 50% है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, टूरिस्ट और बाकी जो कैटेगरीज हैं उनमें 25% से लेके
50% तक हम डिस्काउंट देते हैं। ऑलरेडी इतना डिस्काउंट है इसमें। अच्छा नाज़िर साहब, ये भी बता दीजिएगा ज़रा कि अभी जो फैसला किया गया कमेटी की जानिब से, यकीनी तौर पर हम आलमी मंडी में भी देख रहे हैं कि तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, पाकिस्तान पर भी बहुत प्रेशर पड़ा है, उस वजह से हम इम्पोर्टर्स ही हैं। ये फ़ैसला रिवाइज़ हो सकता है, आवाम मतलब कि थोड़ा सा बेहतर फील करेंगे कि अच्छा चलें, कल को जब आलमी मंडी में कीमतें नीचे जाएंगी तो आपको फिर उसके ऊपर जो है कटौतियाँ भी होंगी और फिर ये किराए कम भी हो रहे होंगे। जी ज़रूर, बिल्कुल जी। जब तेल की कीमतें कम आएंगी तो इंशाल्लाह ट्रेन के जो किराए हैं उन पे भी हम इंशाल्लाह कमी करेंगे। वो तो एक लिंक है इनके साथ, मार्केट सिस्टम जैसे एक चल रहा होता है तो उसके साथ भी इंशाल्लाह हम भी कम करेंगे। ठीक है। सब हमने देखा ये कि जैसे रेलवे के निज़ाम को अपग्रेड ना करने की वजह से बहुत सारे जो मुसाफिर हैं वो निजी सर्विस की तरफ जा रहे हैं, तो आवाम को सस्ते और महफूज सफ़र की फराहमी के लिए रेलवे के पास कोई ऑल्टरनेटिव प्लान्स भी मौजूद हैं? जी, पाकिस्तान रेलवे की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान रेलवे को के सिस्टम को अपग्रेड किया जाए और उसके लिए हमारा एक मुकम्मल तौर पर एक पॉलिसी है और जिस पे हम काम कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो हमारा ML1 प्रोजेक्ट आता है और जिसमें ट्रैक को अपग्रेडेशन का शामिल है कि जब ट्रैक अपग्रेड हो जाएगा तो उसमें मेरे ख्याल में काफ़ी मसाइल जो हैं लोगों के हल हो जाएंगे। इसमें जो फाटक वगैरह वो सारे उसमें अंडरपास और ब्रिजेस वगैरह बन जाएंगे, तो वो सारे मसाइल जो हैं वो सेफ्टी के हवाले से भी काफ़ी हद तक एड्रेस हो जाएंगे। दूसरा ये कि हम नई कोचेस सिस्टम में ला रहे हैं, तकरीबन 230 कोचेस का हमने ऑर्डर कर चुके हैं। ये सिस्टम में आहिस्ता आहिस्ता शामिल होना शुरू हो जाएंगी, तकरीबन 6 महीने तक ये ऐड हो जाएंगी, जिससे सहूलियात में भी काफ़ी फ़र्क आएगा और मुसाफिरों को बेहतर सहूलतें फ़राहम की जा सकेंगी। और तीसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है राब्ता सिस्टम। राब्ता सिस्टम के तहत हम टिकटिंग के सिस्टम को ऑनलाइन मज़ीद बेहतर करेंगे और इसके अलावा टिकट से लेके घर में बैठ के आप बुकिंग करवाने से लेके आपको किसी टैक्सी की ज़रूरत है स्टेशन पे पहुंचने के लिए, वहाँ पे आपको खाने फूड की जो भी ज़रूरत है वो सारी चीज़ें आपकी लिंक हो जाएंगी। तो आई थिंक कि उससे काफ़ी हद तक मुसाफिरों को फैसिलिटेट करने में हमें मदद मिलेगी और मुसाफिर से उसे हैप्पी फील करेंगे। आई थिंक ठीक है नाज़िर साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही हैं और किराए बढ़ाए जा रहे हैं और इस वजह से बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि अब हम तो आपको पता ना कि इंपोर्ट करते हैं और डीज़ल की कीमत कितनी बढ़ गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान रेलवे को भी किराए बढ़ाने पड़ रहे हैं। और 15% की तजवीज़ थी, लेकिन 10% जो है आम लोगों के लिए बढ़ाए गए हैं और फ्रेट ट्रेन्स के लिए वो जो है 5% बढ़ाए गए हैं। तो ये एक फ़ैसला किया गया है, लेकिन साथ उन्होंने ये भी उम्मीद दिलाई है कि जिस वक्त आलमी मंडी में तेल की कीमत जो है वो कम हो रही होगी तो फिर पाकिस्तान रेलवे यकीनी तौर पर ये फैसला करेगी कि लोगों को कितनी ये जिस तरह से उन्होंने कहा है ना कि कमी करेंगे तो कमी भी करें। वाकई अगर जब जिस तरह से तेल की कीमतें जब कम हो रही होंगी आलमी मार्केट में भी और हम भी फिर इंपोर्ट कर रहे होंगे तो हमें भी कम ही खरीदना पड़ रहा होगा, तो तब जो है जो ट्रांसपोर्टेशन की जो किराए बढ़ाए गए हैं या ट्रेन के भी अगर किरायों में इजाफा किया गया तो ये जितने % बढ़ाया गया उतने % वापस भी किया जाए। अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि गुज़श्ता रोज़ इंटरबैंक की अगर हम बात करें मार्केट में मुसलसल गिरावट के बाद अमरीकी डॉलर 172 रुपये 78 पैसे पर बंद हुआ था। हमजा हाँ जी, और कारोबारी हफ्ते की तरह ये तो बेहतरी आई है। वैसे आप देखें ना कि सऊदीया ने जो बरादर मुल्क होने का सबूत दिया है उसके बाद हमने गुज़श्ता रोज़ कुछ बेहतरी देखी है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ अमरीकी डॉलर में 2 रुपये 49 पैसे की कमी हुई है। इस तरह इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 77 पॉइंट्स की कमी हुई है। वाज़ेह है कि अमरीकी डॉलर की कदर में कमी की वजह जो है फिर से वाज़ेह है, सऊदी अरब की जानिब से 3 अरब डॉलर इमदाद की फराहमी है। बिल्कुल ऐसे ही सऊदी तरक्याती फ़ंड जो है स्टेट बैंक में 3 अरब डॉलर जो है डिपॉजिट करेगा ताकि उन्होंने महफूज असासों और जो कोरोना से निमटने के लिए पाकिस्तान दर को मसाइल दरपेश हैं उनका हल निकल सके। और सऊदी अरब जो है वो तेल की ख़रीदारी के लिए भी 1 अरब 20 करोड़ डॉलर जो है वो 1 साल के दौरान फराहम करेगा। अच्छा जी, दूसरी जानिब हालत यह है कि डॉलर की गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से दरामदात और बरामदात में अदम तवाज़ुन जो है वो बढ़ता जा रहा है जी, और तिजारती खसारा तकरीबन 30 अरब डॉलर से ज़ायद हो चुका है। और हम क्या बात करें, मतलब कस्टमर जो है वो पाकिस्तान से भारत चीन मुंतकिल होता हुआ हमें नज़र भी आ रहा है। इस तरह की शिकायत की जा रही है। एग्जैक्टली हमसे अगर हम डॉलर की कदर की पर बात करें तो उस पर काबू रखने के लिए तलब और रसद के फ़र्क को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, जो कि बरामदात बढ़ाने से ही
मुमकिन हो सकता है और हकीकी तब्दीली उसी वक्त आएगी जबकि बरामदात में हमारी इजाफा होगा और नए कोई रास्ते निकाले जाएंगे। अच्छा, सिर्फ कपास और टेक्सटाइल सेक्टर पर मतलब कि हम कहें कि हम कोशिश कर रहे हैं, मेहरबानियाँ कर रहे हैं, ये सारा जो है मसला उससे हल नहीं होगा। ठीक है, फ़र्क पड़ेगा लेकिन मसला हल नहीं हो सकता है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तिजारत आलिया हमजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। आलिया साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हुकूमत तो करंट अकाउंट खसारे में कमी को अपनी कामयाबी गर्दान रही थी, करार दे रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि मामला कुछ और ही है। तजारती खसारा $30 अरब से ज़ायद हो चुका है, कमी कब आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हुकूमत करंट अकाउंट खसारे को अपनी कामयाबी कह रही थी तो वो वाकई ही कामयाबी थी, क्योंकि $19 अरब से उसको जो पिछले साल 30 जून तक था $1 अरब पर लेकर आना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जहां तक आपने बात की तजारती खसारा की, तो मैं फिगर से आपकी बात का जवाब देती हूँ। इस वक्त जो मैंने ये सारा कंपैरिजन किया, हमने जो किया है, हमने मशीनरी इंपोर्ट की है तकरीबन कोई $546 मिलियन की। टेक्सटाइल्स के लिए हमने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है $557 मिलियन का, और इसी तरह से गाड़ियों के नॉन असेंबल्ड यूनिट्स हमने बनाए $525 मिलियन के। मेटल ग्रुप में हमने $462 के लिए उसमें हमने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, और एग्री ग्रुप के लिए हमने $632 मिलियन का हमने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं मशीनरी इंपोर्ट कर रही हूं, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री लग रही है। टेक्सटाइल ग्रुप के लिए अगर मैं रॉ मटेरियल मंगवा रही हूं, तो वो ऑब्वियस ये कर रहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ अभी 37% टेक्सटाइल्स में एनहांसमेंट हुई है। अगर नॉन असेंबल्ड यूनिट्स आ रहे हैं, तो यहां पर जो हमने नए 26 यूनिट्स लगाए थे गाड़ियों के, वहां पर वो इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक बात है, लेकिन 2013 से देखिए तो तब पाकिस्तान तकरीबन $3 बिलियन की बरामदात करता था, और 8 साल बाद की अगर हम पोजीशन देखते तो पाकिस्तान आज भी वहीं पर खड़ा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि बरामदात में कोई इजाफा नहीं हुआ है। वैसे तो मैं एक बात बता दूं कि हम 2013 के अंदर इससे तो पीछे ही थे आज इस वक्त, लेकिन स्टिल बात सिर्फ इतनी है कि जब हमें यह हुकूमत मिली तो हमारी बरामदात कहां पर थी। 2017 के अंदर $20 बिलियन से, और बड़ी मुश्किल से इन्होंने $22 बिलियन का 2018 में टच किया। अभी जब जून में, अभी मैं इसमें सर्विसेज ऐड नहीं करी, जून में हमने $25 बिलियन को, और ये फर्स्ट टाइम $25.5 बिलियन को फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री टच किया है। और अभी भी हमारे जो इस क्वार्टर की, अब मैं सर्विसेज और दूसरी एक्सपोर्ट मिलाकर बता रही हूं, तो $8.8 बिलियन की आ गई हैं। और ये शो करता है कि इंशाअल्लाह ताला जो इस दफा हमारा जब हम ईयर एंड करेंगे तो हम एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट करेंगे। दैट मींस ये कि पाकिस्तान का इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी। गुज़श्ता चंद दिनों से हुकूमत पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, और वो हो रही है गवर्नर स्टेट बैंक की वजह से, कि जब स्टेट बैंक के गवर्नर रुपए की कदर गिरने को खास लोगों की तरक्की करार देंगे तो आम आदमी तो परेशान ही रहेगा और मजीद सवालात जन्म लेंगे, जो कि सवालात होते भी रहे हैं गुज़श्ता चंद रोज से। मतलब 70 साल एक तरफ आपकी हुकूमत के 3 साल एक तरफ महंगाई के रिकॉर्ड टूटे हैं। आम आदमी की मुश्किलात कम करने का कोई प्लान है तरीके इंसाफ के पास? ये ऑपोजिशन भी आप पे इल्ज़ाम लगा रही है और आम आदमी तो सवाल कर ही रहा है। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, उन्होंने कुछ खास लोगों की बात नहीं की है, उन्होंने हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात की है। और ओवरसीज पाकिस्तानी वो लोग हैं जिनके खून पसीने की कमाई के ऊपर हमारा मुल्क चलता है। और उसके बाद आ जाए हमारे पाकिस्तानी अवाम, तो मैं अवाम को सिर्फ इतना बताना चाहती हूं कि वो प्राइम मिनिस्टर जो कोविड के अंदर लॉकडाउन सिर्फ इसलिए नहीं लगा रहा था कि उससे गरीब की रोजी, उसका रोजगार छिन जाएगा, तो कैसे ये समझ सकते हैं कि वो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन से, जहां पर महंगाई सुपर पावर्स को हिट करी है, जहां पर महंगाई ने यूएस, कनाडा, यूके, इन सारी सुपर पावर में लोगों की बाइंग पावर कम कर दी है, वहां पर हम अपने आम लोगों के लिए रिलीफ पैकेज लेकर आ रहे हैं। वहां पर हम उन्हें, जो हमारा खते गुर्बत से नीचे के लोग हैं, उनको हम सब्सिडाइज रेट के ऊपर आटा, दालें, चीनी प्रोवाइड करने का प्लान करें। और डेफिनेटली हम अपनी अवाम को इंटरनेशनल इन्फ्लेशन से बचाने के लिए बिल्कुल ऐसे ही इकदाम करें जिस तरह से हमने पेट्रोल के ऊपर अपनी टैक्सेस, अपने जो पेट्रोलियम, अगर हम पाकिस्तानियों की 2018 से लेकर अब तक फीकस आमदनी को देखें तो उसमें कमी हुई है, जो कि इस वक्त $1482, उस वक्त $1482 थी, और इस वक्त जो है वो $1190 तक गिर गई है। अवाम की आमदन में इजाफे को कैसे यकीनी बनाया जाएगा?
मैं तो यहाँ पर दो बातों का आपको हवाला दूंगी। इसके अंदर एक हमारी जो रिपोर्ट आई है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रेटिंग सिंस 2018। 2018 में हमारा जो क्वालिटी इंडेक्स था वो 100.35 था और अब इस वक्त 102.15 है, यानी +2% हुआ है। कोविड के बावजूद, लोकस्ट के बावजूद, आलमी महंगाई के बावजूद। उसके अगेंस्ट अगर मैं इंडिया का कंपैरिजन करूं तो इंडिया के यही जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट है, रेटिंग है, उसमें -16%, यानी वो -16% तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है और ईरान -31% तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं हंगर इंडेक्स की तो पाकिस्तान इंडिया से इंप्रूव कर रहा है। पाकिस्तान जो कभी 116 नंबर पर होता था आज 92 नंबर पर आ गया। मैंने क्यों पर कैपिटा इनकम की बात नहीं की और मैंने क्यों इन रिपोर्ट्स की बात की? क्योंकि पर कैपिटा इनकम की डेफिनेशन को समझने की जरूरत है। पर कैपिटा इनकम क्या है? वो ये है कि अगर हम यहां पर 3 लोग हैं, एक की सैलरी 15% 50,000, मेरी सैलरी लाख है और आपकी 50,000 है, तो टोटल यहां पर हम सब जो कमा रहे हैं 165,000, 1,65,000 कमा रहे हैं और उसे 3 लोगों पर डिवाइड करके उसकी एवरेज निकाली जाएगी। वो एवरेज ऐसी नहीं है जो आपकी सैलरी या जो एक बंदा जिसकी 15,000 सैलरी है उसको रिप्रेजेंट कर सके। सो द ट्रू पिक्चर इज के वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट कि अब हमारा $1.9 लेने वाला जो बंदा है उनकी तादाद कम होके 4% से भी नीचे चली जाएगी। आम आदमी समझ आती है कि मतलब कि महंगाई बढ़ी है लेकिन हमारी जो है तनख्वाह नहीं बढ़ी है, तो वो इसलिए ये बात कर रहा होता है। खैर, रवा माली साल के दौरान एक अहम मामला है कि नई गाड़ियों की जो आमद है उस पर सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला के अखराजात का मुशाहिदा किया गया। मतलब कि जिसके बाद इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामदात हैं और एक मामला लग्जरी आइटम्स की दरामद का भी है। इससे मुतल्लिका इम्पोर्ट बिल को कम करने के लिए हुकूमत क्या प्लान कर रही है? इंफॉर्मेशन के लिए जो हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट ग्रुप था उसके अंदर अगर हम ये देखें तो हमारे जो असेंबल्ड गाड़ियां आई हैं वो है $162 मिलियन, जबकि नॉन असेंबल्ड यूनिट्स जो आए हैं वो $525 मिलियन हैं। नॉन असेंबल्ड यूनिट्स का मतलब यह है कि ये जो हमने यहाँ पर 26 नए ऑटोमोबाइल एंट्रेंट्स लगाए हैं ये यहाँ पर यूज होंगी। आपको एक सस्ती और अच्छी गाड़ी मिलेगी, प्लस जब यूनिट्स लगेंगे तो जॉब क्रिएशन होगी। तो वो जो है $162 मिलियन हम उसको भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो मेरे पास इंपोर्ट पेमेंट्स हैं उनके अंदर वैक्सीन हमने खरीदनी है, वो एक नॉर्मल सी चीज है और वो हमें अपनी आवाम को लगानी है और जो हम फ्री लगा रहे हैं। अगर आप ये देखें पेट्रोलियम ग्रुप की तो बेसिकली पेट्रोलियम का जो इंपोर्ट बिल बढ़ा है वो ऑयल गैस की प्राइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड 100% बहुत आलिया साहिबा। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप गुफ्तगू कर रही थी, हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ स्टार्टअप्स की बात कर लेते हैं, अक्सर हम करते ही रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अब स्टार्टअप्स दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। नौजवानों की डिजिटल मईशत में शमूलियत से ना सिर्फ उनको रोजगार मिल रहा है बल्कि वो मुल्क की तरक्की में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हमजा वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी के शोबे में बढ़ती हुई सरमायाकारी हुनरमंद कारोबारी अफराद की कसरत और वसी मौके को जाहिर भी करती है। और उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत स्टार्टअप्स के लिए कारोबार को परवान चढ़ाने के लिए एक साजगार माहौल भी फराहम कर रही है। हाँ जी, और जिन्होंने इस साल अब तक करीब $300 मिलियन कमाए हैं, उन्होंने ये बात इस्तांबुल में मुनक़िदा पाकिस्तान टेक समिट से वीडियो लिंक से खिताब करते हुए कही है। और वफाकी वजीर का ये कहना है कि टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुल्क में कारोबार शुरू करने को आसान बना दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि टेक्नोलॉजी के शोबे की तरक्की के लिए समिट के साथ ताउन भी किया जाएगा। बिल्कुल, अब हम इसी हवाले से बात भी कर लेते हैं। वफाकी वज़ीर टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शिबली फराज साहब, पाकिस्तानी स्टार्टअप्स ने इस साल $300 मिलियन की फंडिंग हासिल की है। स्टार्टअप्स का जो बढ़ता हुआ कल्चर है पाकिस्तान के लिए, आप क्या समझते हैं, कितना खुशाइंद है ये जो हमारे यहाँ जो बिजनेस हासिल किया हमने $300 मिलियन का, ये एक अंदिया है उस
ट्रेंड का जो कि हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो स्टार्टअप्स हैं और जो टेक्नोलॉजी के एरिया में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है और जिस तरह स्टार्टअप कंपनी यहाँ पे हो रही हैं, तो उससे हम ये समझते हैं कि ये इंशाल्लाह इससे अगले साल इससे दुगने अमाउंट होगा, क्योंकि कोविड के बाद जो एक गैप आया है, HR का गैप आया है इंटरनेशनल डेवलप्ड मार्केट्स में, तो उसको पूरा करने के लिए हमारे लिए एक बड़ा नादिर मौका है जिसमें कि हम हमारी जो हुकूमत है प्राइम मिनिस्टर साहब के खुसूसी हिदायत पर हम एक ऐसा माहौल हमने क्रिएट किया है जिससे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बुनियादी तौर पे वो हमारा एक मेन हदफ है। और उसको अचीव करने के लिए हमने जितनी भी टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं उनको एक बहुत ही वन विंडो ऑपरेशन टाइप हमने उनके लिए किया है और उनके लिए हमने बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ दी हैं। फाइनेंशियली हमारा जो साइंस टेक्नोलॉजी जोन, स्पेशल साइंस टेक्नोलॉजी जोन्स बनाए हैं जिसमें कि टैक्स की मुकम्मल छूट दी गई है, फंड्स को रिपैट्रिएट कर सकते हैं और जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मुहैया करना, ये सारा हुकूमत ने अपने सर लिया है, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि जो ख़ास तौर पे हमारे नौजवान हैं वो उनके लिए बड़े ज़्यादा मौके पैदा हो रहे हैं और पैदा हुए हैं। ये एक ऐसा कल्चर है जो कि हम आगे लेके चलना चाहते हैं, बिकॉज पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी ने अगर तरक्की करनी है, अगर हमने सिर्फ टेक्सटाइल पे इन्हिसार करना नहीं है, तो फिर हमारे लिए टेक्नोलॉजी एक ऐसा एक एरिया है जिसमें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो उन्होंने टेक्नोलॉजी की ख़ास तौर पे जो IT की साइड पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली भी और नेशनली भी जो है ना, उसमें हमारी बहुत जो स्किल्स हैं और हमारा जो टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और IT में की फील्ड में ख़ास तौर पे हम बहुत ज़्यादा शिबली फराज साहब ज़रा बता दीजिएगा कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर आप स्टार्टअप्स का ज़्यादा रुझान देख रहे हैं नौजवानों में? देखिए मुख्तलिफ एरियाज हैं जिसमें एक है अपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स है जो दूसरा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, तीसरा है उसमें जो चिप डिज़ाइनिंग है, उसमें फिर इस तरह जो हमारी वो है फिनटेक्स हैं, हमारी जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी साइड की जो कंपनीज हैं, इनमें बहुत खुसूसी तौर पे एक हम रुझान देख रहे हैं जो कि मेरा ख्याल है कि आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि कई कंपनीज के साथ हमने ये भी अरेंजमेंट की है कि अमेरिकन कंपनीज के साथ कि वो हमारे बूट कैंप्स कर रही हैं जिससे कि हमें ये चिप डिज़ाइनिंग हो गई और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गई, इस पे हमारी वो काफ़ी हम ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, ट्रेन भी कर रहे हैं और इसी जो इंटरेस्ट है इस वक्त और जो मार्केट इंटरनेशनल मार्केट की रिक्वायरमेंट है उस पे जो है तो हम एक पूरा एक फौज तैयार कर रहे हैं जिसको कि हम अभी कह रहे हैं कि अगले कुछ महीनों में इंशाल्लाह हम एक टेक सुनामी के नाम से भी एक इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं जिससे कि हम उम्मीद यही करते हैं कि अगले साल में इंशाल्लाह ठीक है। शिबली फराज साहब बता दीजिएगा कि नए आने वाले जो स्टार्टअप्स हैं उनको सबसे ज़्यादा मसला जो है वो NOC और रजिस्ट्रेशन का होता है, तो उनके ऐसे जो बुनियादी मसाइल हैं उनके हल के लिए और उनको सहूलियाती फराहमी को यकीनी बनाने के लिए आपकी वजारत जो है खुसूसी तौर पर क्या इकदाम कर रही है? जी, ये देखें, ये एक ऐसा फिनोमेना है जो कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले महीनों में और आने वाले साल में आप इसको अपने उरूज की तरफ जाता हुआ देखेंगे, क्योंकि जो सहूलियात और जो माहौल हमने क्रिएट किया है और हुकूमत का काम होता है कि माहौल इनेबल करना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करना जिसमें कि लोगों के पास आसानियाँ हो और वो अपनी जो भी उनकी सलाहियतें हैं ख़ास तौर के टेक्नोलॉजी की फील्ड में उसको वो बरूए कार लाएं और हुकूमत उनको न सिर्फ ट्रेनिंग, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह मैंने पहले कहा प्रोवाइड करे, उनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करे, उनको और टैक्स की छूट दे। तो उसकी वजह से इंशाल्लाह मैं ये देख रहा हूँ कि अगले आने वाले सालों में जो है तो ये एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी होगा और जॉब क्रिएशन का भी होगा कि इससे जॉब क्रिएशन भी होगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ भी हम रवाना। ठीक है शिबली फराज, पाकिस्तान में आप अगले चंद सालों में स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को कहाँ पे देख रहे हैं और आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी नौजवानों में कितना टैलेंट है?
ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है और ये बड़ी कामयाबी से जा रहा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स में उसमें जो है टेक्नोलॉजी साइड की आपको एक बहुत ही एक बड़ी एक हिस्सा नज़र आएगा। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के जो अर्निंग्स वाले जितने भी वो हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हैं या और कोई भी और मुख्तलिफ़ किस्म के जो ज़राए हैं, हमारी जो है टेक्नोलॉजी के इनकम जो है तो वो इंशाल्लाह बिलियंस ऑफ डॉलर में होगी। और एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी। हम ये समझते हैं कि तकरीबन 1 लाख नौजवानों को ठीक है शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और यकीनन बहुत ज़्यादा टैलेंट है अगर एक हम बात करें। और अब नौजवान ऐसे हालात के अंदर के जहाँ पर अच्छा जब ये बात होती है ना 1 करोड़ नौकरियों की बात हो रही होती है, हम शायद इसको मिसअंडरस्टैंड पहले दिन से कर रहे हैं या शायद उस तरह से हमें ना समझाया भी नहीं गया था। हुकूमत की सतह पर पॉसिबल नहीं है कि आप इतनी नौकरियां जनरेट भी कर सकें। जिस तरह से देख रहे हैं कि हम इस पर बात भी कर रहे होते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा इसके अंदर अब इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और ख़ासतौर पे हम देखें कि नौजवान बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर लें या हम स्टार्टअप्स की बात कर लें तो इसमें बहुत ज़्यादा रुझान अब देखा भी जा रहा है और इससे बहुत ज़्यादा जो है मुल्क को फ़ायदा भी हो रहा है। बहुत ज़्यादा जो है नौजवान एक तो खुद रोज़गार कमा रहे हैं, आगे जो दीगर नौजवान हैं उनको रोज़गार फराहम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हम आगे चलते हैं, बहुत अहम और इससे अहम मौजू क्या हो सकता है, इस पर बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इशू है ब्रेस्ट कैंसर का। दुनिया भर की ख़वातीन में ख़ास तौर पे पाया जाने वाला ये सबसे आम कैंसर है। बिल्कुल। और अगर पाकिस्तान की बात करें और तो पाकिस्तान उन एशियाई ममालिक में से है जहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है। और गुज़श्ता कई बरसों से हम देख रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर शौकत खान अस्पताल लाहौर और पेशावर में देखा जाने वाला सबसे ज़्यादा मरज़ भी है। और अहम बात यह है कि बर वक्त तशख़ीस से कामयाब इलाज के इम्कानात 90% तक हो सकते हैं। बर वक्त तशख़ीस, ये आपने बात याद रखनी है कि टाइमली आपको पता लग जाए और आप इसको रिपोर्ट करें, ये सबसे अहम चीज़ है। इस पर हमने बात करनी है कि टाइमली आखिर पता कैसे लगेगा। और शौकत खान अस्पताल की जानिब से गुज़श्ता कई बरसों से छाती के सरतान के हवाले से ना सिर्फ आगाही की मुहिम चलाई जा रही है बल्कि अब तक यहाँ इस मरज़ का शिकार मरज़ की शिकार जो हज़ारों ख़वातीन हैं उनका कामयाब इलाज भी किया गया। बिल्कुल ऐसी हमजा। और आगाही की अगर हम बात करें तो आगाही के साथ साथ जो शौकत खान मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से इस ज़मीन में ब्रेस्ट सर्जरी में फेलोशिप समेत मुतअद्दिद तालीमी और तरबियती प्रोग्राम्स जो हैं वो भी फराहम किए जा रहे हैं। और अस्पताल की जानिब से मुल्क में कैंसर के फैलाव की वजूहात पर तहकीक भी जारी है। और ट्रस्ट की जानिब से जो ब्रेस्ट कैंसर है इसके बारे में कई तहकीकी मकाले जो हैं वो भी शाया किए जा चुके हैं। लेकिन हर आम शख्स को, हर खातून को पता होना इस बारे में बहुत ज़रूरी है, हर लड़की को इस बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है और मर्द हज़रात को इस बारे में पता होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला ये भी है कि अगर खातून को भी कोई प्रॉब्लम है तो उसने मर्द के साथ ही अस्पताल में जाना है और मर्द को वक्त नहीं मिल रहा होता है। और कई माह औरत जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करती चली जाती है और वो अस्पताल तक ही नहीं पहुंच पा रही होती है। तो आप लोगों के लिए भी, जो मर्द हज़रात हमें सुन रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर आमना इकबाल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है शौकत खान अस्पताल में। डॉक्टर साहबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहबा, कितना बड़ा मसला है ब्रेस्ट कैंसर और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी ख़वातीन? जी अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर बहुत सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया में ये ख़वातीन में सबसे कॉमन कैंसर है एंड पाकिस्तान में सिमिलरली बहुत कॉमनली ये बीमारी है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एशिया में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में इस मरज़ की शरह एशियाई ममालिक में सबसे ज़्यादा शुमार की जाती है। सो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसके ऊपर हम भी रिसर्च कर रहे हैं, बाकी लोग भी रिसर्च कर रहे हैं कि ये हमारे एरिया के बारे में क्या ख़ास चीज़ है जिसकी वजह से ये हमारे लिए और भी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम बन चुका है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी वजूहात क्या होती हैं और अगर हम इनिशियल अगर हम कहें कि हमें पता लग जाना चाहिए, बर वक्त हम इसको डायग्नोस कर लें, तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं कि किस तरह से डायग्नोस किया जा सकता है? सो साइंस एंड सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसका हमें खुद एहतियात करने की ज़रूरत है। और यही 2 चीज़ें हैं जो जिससे इसकी अर्ली डिटेक्शन होती है। यंग लोगों में हम रेकमेंड करते हैं कि अपना खुद मुआयना करना सीखें लड़कियां, और 18 साल की उम्र के बाद सब लड़कियां अपना खुद मुआयना करें एटलीस्ट वंस अ मंथ। और ये बहुत ज़रूरी है। जब अपना खुद मुआयना करते हैं तो क्या चीज़ें हैं जो आप ढूंढ रहे हो, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है गिल्टी या लंप जिसको हम कहते हैं। ब्रेस्ट में कोई ऐसी चीज़ जिसका टेक्सचर जब आप महसूस करें तो वो बाकी ब्रेस्ट से आपको ख़ुद मुआयने पे डिफरेंट महसूस हो। कुछ सख्त जगह गिल्टी की सूरत में नमूदार होती है।
उसके अलावा ब्रेस्ट की स्किन में रैश या कोई ब्लड का डिस्चार्ज या बगल के एरिया में गिल्टी, ये सब भी बहुत अहम अलामत हो सकती हैं ब्रेस्ट कैंसर की। कई दफ़ा ब्रेस्ट की स्किन में ज़ख़म बन जाते हैं जो ख़ुद से ठीक नहीं होते और किसी चोट की वजह से नहीं लगते बल्कि स्पॉन्टेनियसली बनते हैं, वो भी ब्रेस्ट कैंसर की अलामत हो सकती है। सो मुआयने पे इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंड देन उसके बाद व्हाट वी रेकमेंड इज़ स्क्रीनिंग अहम है उन कैंसर्स के लिए जिनमें हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम उनको जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। सो मैमोग्राम्स बेसलाइन 35 टू 40 इयर्स की एज पे, और फिर 40 साल के बाद वी जस्ट वांट कि सब लड़कियां इस आदत को उनको हो कि साल में एक दफ़ा मैमोग्राम ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, फीडिंग मदर्स की बात कर लेते हैं। उनका केस शायद कुछ मुख्तलिफ होता है इस मामले से। वो थोड़ा सा ये फील कर रही होती हैं कि शायद अगर कुछ हम गिल्टी टाइप फील कर रहे हैं तो ये वो मसला शायद नहीं है, और उसको रिपोर्ट भी नहीं कर रही होती। क्या फीडिंग मदर्स का मामला कुछ मुख्तलिफ है या नहीं? उन्होंने भी वैसे ही रिपोर्ट करना है अगर ये अलामत? सो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि हमारे इस खित्ते में ख़ासतौर पर पाकिस्तान में ये बहुत कॉमनली मिसकंसेप्शन है। ये गलत ख्याल किया जाता है कि फीडिंग मदर्स या प्रेग्नेंट लड़कियाँ जो हैं वो समहाउ प्रोटेक्टेड हैं या ब्रेस्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं शायद वो प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से हैं। तो हम इतनी तवज्जो नहीं देते उन चेंजेस को इस ख़ास पीरियड के दौरान। पाकिस्तान में 30s में ये कैंसर जो है उसकी शरह काफ़ी हाई है, एंड दैट इज़ द प्राइम टाइम लेट 20s और 30s में जब लड़कियां मदरहुड से गुजर रही होती हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि उस टाइम पीरियड पे भी कोई गिल्टी कोई एबनॉर्मल चीज़ महसूस हो तो इतना ही विजिलेंटली उसका भी आपने मुआयना कराना है और पता करना है, और ये नहीं समझना कि ये प्रोटेक्टेड टाइम है या ये कोई ऐसा वक्त है जहाँ पे आप महफूज हैं किसी ख़तरनाक बीमारी से। सो उतना ही अहम है इसका ब्रेस्ट फीडिंग। शौकत खानम अस्पताल की हम बात करें, तकरीबन 2 दहाइयों से ज़ायद अरसा गुजर गया। आगाही मुहिम हम देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बहुत ज़्यादा बड़ी जामे मुहिम चल रही होती है। असरात क्या आ रहे हैं? आपने क्या देखा कि तब्दीली क्या आई है माशरे के अंदर इस आगाही मुहिम से? मेरा ख्याल है कि मीडिया बहुत अहम रोल प्ले करता है, और हम जितने भी सेमिनार्स कर लें या हम जितने भी लेक्चर्स दे लें, हम बिल्कुल थोड़े से लोगों को जो हमारी बात सुन रहे होते हैं उनको बता सकते हैं, लेकिन टीवी के ज़रिए, प्रिंट के ज़रिए, अब सोशल मीडिया के ज़रिए और रेडियो के ज़रिए ये पैगाम बहुत दूर तक पहुँच रहा है। हम लोग आज से तकरीबन 20-30 साल पहले के जब पेशेंट्स के बारे में पढ़ते हैं या उनके बारे में स्टेटिस्टिक्स देखते हैं तो उस वक़्त बहुत एडवांस कैंसर्स आते थे। ख़वातीन बहुत लेट हमारे पास पहुंच रही थी जब मर्ज़ तकरीबन लाइलाज हो चुका है। अब सूरत हाल बेहतर है। आई थिंक कुछ एजुकेशन की वजह से और अवेयरनेस और आगाही की वजह से लोग हमारे पास बहुत जल्दी आते हैं छोटी गिल्टियों के साथ, मैमोग्राम्स करवा के उनमें तब्दीलियों के साथ चेकअप करवाने, और लोगों को ये एहसास अब हो गया है कि ये बीमारी इतनी इम्पॉर्टेंट है और इतनी अहम है कि इसको जल्दी इसके बारे में तशख़ीस ज़रूरी है ताकि वक्त पे इसको पकड़ा जा सके और कामयाबी से इलाज किया जा सके। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया ना कि अभी जिस तरह से ट्रेंड तब्दील हुआ है, पहले लोग हेजिटेट करते थे, नहीं बताते थे, अब अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई गई हैं मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, तो अब जो है ट्रेंड तब्दील हुआ है। लेकिन अगर हम रिसर्च की तरफ आएँ तो रिसर्च में इस वक्त हम कहाँ पर खड़े हैं? अगर ख़ास तौर पर हम शौकत खानम जो हॉस्पिटल है उसकी बात कर लें। पूरी दुनिया में क्योंकि ये बहुत अहम मर्ज़ है तो बहुत रिसर्च हुई है और हमारी ट्रीटमेंट्स बहुत चेंज हुई हैं पिछले 10 से 15 साल के दौरान। शौकत खाना में भी हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट विंग है जो रिसर्च के साथ एसोसिएटेड है, और हम क्लिनिकल रिसर्च भी कर रहे हैं जो ट्रीटमेंट्स के हवाले से पेशेंट्स पे होती है, और उसके अलावा बेंच रिसर्च भी हो रही है बेसिक साइंस के हवाले से, और जेनेटिक्स पे बहुत रिसर्च हुई है क्योंकि हमारे ख़ित्ते में ख़ास जीन्स हमने डिस्कवर किए हैं जिसमें ब्रेस्ट कैंसर का चांस उन फैमिलीज़ में ज़्यादा हो जाता है जिनमें ये जीन ट्रांसमिट हो रही है एक जनरेशन से अगली जनरेशन। सो इस सब पे बहुत काम हो रहा है, पब्लिश हो रहा है, और अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हैं, स्पेशली अगर फैमिली में हिस्ट्री है कैंसर की, तो ज़रूर आके शौकत खाना में हमारे जो रिसर्च वाले विंग है और उसमें जो डॉक्टर्स हैं उनसे बात करें क्योंकि वो उनकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कोई मरीज़ा हैं वो आना चाहती हैं शौकत खानम अस्पताल, क्या बिला मुआवजा तमाम मरीज़ अपना इलाज करवा सकते हैं या फिर उसके लिए भी कोई क्राइटेरिया है, वो बता दीजिएगा। पेशेंट्स हमारे पास शौकत खानम में बहुत आते हैं एवेल्यूएशन के लिए, और जो हॉस्पिटल की कैपेसिटी है उसके मुताबिक एक क्राइटेरिया हॉस्पिटल डिवाइस करता है जिसको हम गाहे बगाहे रिवाइज भी करते रहते हैं। उस क्राइटेरिया के मुताबिक जो पेशेंट्स क्वालिफाई करते हैं
वो इलाज के लिए एक्सेप्ट हो जाते हैं रिगार्डलेस कि वो कितनी पेमेंट कर सकते हैं, और फिर फाइनेंशियल जो उनकी सारी असिस्टेंस है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट उनकी फुल मदद करता है जितनी उनको ज़रूरत होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त आपको बहुत सारी ख़वातीन, हज़ारों की तादाद में ख़वातीन जो हैं वो सुन रही होंगी, इस ख़ास तौर पे महीने की मुनासबत है जिसमें बहुत ज़्यादा कैंपेन की जाती है अक्टूबर के महीने में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन ख़वातीन को आप? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि इस बीमारी को बीमारी की तरह लें और इसके बारे में बात करने से हिचकिचाएं नहीं। जो हमारे माशरे में थोड़ी सी हेसिटेशन होती है, ख़वातीन आपस में भी बात नहीं करती, मर्दों से बात करना उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है। ये एक बीमारी है जिसका इलाज मौजूद है, यू हैव टू आस्क फॉर हेल्प। कुछ महसूस हो, कुछ तब्दीली लगे, कुछ तबीयत ख़राब है, आपको गिल्टी महसूस हुई, हमने ब्रीफली बात की, खुद जाके अपना मुआयना कराएं, लोगों से बात करें और आके प्रॉपरली इस चीज़ की डायग्नोसिस करवाएं। और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से घर में जितनी लोग हैं इसके बारे में डिस्कस करें। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ या अपने हमारे जहाँ पे हम बात करते हैं कि ये डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए जहाँ पे बुज़ुर्ग भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, ताकि सबको पता हो कि कंफर्टेबली इस बीमारी के बारे में बात हो सकती है और सबको इसके बारे में आगाही है। सो आई थिंक वो हेसिटेशन थोड़ी सी ओवरकम करने की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन आखिर में अहम चीज़ ये है कि हम देखें देहात के अंदर भी ये मसला बहुत ज़्यादा है और देहात में वो वाली फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। तो जो देहात में ख़वातीन हैं उनको अगर लगता है कि ये अलामात मौजूद हैं तो वो आसपास कोई शायद वैसे डॉक्टर्स मौजूद नहीं होंगे, स्पेशलिस्ट नहीं होंगे, तो वो किसके पास पहले रिपोर्ट करें? जो भी बेसिक हेल्थ यूनिट है वहाँ पर चले जाएं, कोई फीमेल डॉक्टर है वो मुआयना कर लेंगी? जी बिल्कुल, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर इतना कॉमन है कि जो हमारी बेसिक डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होती है, जो मेडिकल स्कूल में हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जो हाउस जॉब में हम अपने स्टूडेंट्स के लिए जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन सब डॉक्टर्स को मालूम है। और फिर जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं या जो बेसिक डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस में भी अगर छोटी जगहों पे मौजूद हैं, उनको ये इल्म है कि कौन से क्रिटिकल केसेस हैं, किनको बड़े शहरों में या कैंसर सेंटर्स की तरफ रेफ़र करने की ज़रूरत है, और कौन से ऐसे लम्प्स हैं या कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको वो लोकली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक पेशेंट्स का फ़र्ज़ है कि वो डॉक्टर तक पहुँचे और फिर इंशाल्लाह डॉक्टर्स आगे उनको होपफुली सही गाइड करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, सुबह सवेरे पर आप हिस्सा बनी। बड़ा अहम मौजू है और हिचकिचाहट ख़त्म होनी चाहिए इस मौजू के ऊपर, और यकीनी तौर पर बड़ा इसके ऊपर बात होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले हमने देखा था कि हेजिटेंसी बहुत ज़्यादा थी लोगों में, इसके ऊपर बातचीत नहीं करते थे। लेकिन अब जो है जिस तरह से जैसे अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाई जा रही हैं तो इसके ऊपर बात भी करना ज़रूरी है, क्योंकि बीमारी है, इसको बीमारी ही कंसीडर किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और बड़ी मुश्किल होती है CSS में बच्चों को आगे जाना और पास होना, लेकिन अब वो जो मुश्किल जो होती है वो अब काफ़ी ज़्यादा आसान भी हो गई है। ज़ेबस्ट यूनिवर्सिटी के होनहार तलबा ने उम्मीदवारों की बड़ी मुश्किल को आसान किया, और वो ऐसे कि यूनिवर्सिटी के तलबा ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिससे CSS और PMS के तलबा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। जो भी मतलब कि सूबाई मैनेजमेंट के जो पर्चे होते हैं उसमें कुछ फ़ायदा भी हो सकता है और CSS में भी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन कैसे ये अब तक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तलबा को मुतल्लिका मवाद फराहम करता है जिसमें ये प्लेटफॉर्म मज़ामीन का खुलासा करता है और उसे तलबा के समझने के लिए आसान बना देता है। ये पोर्टल अफराद को माहाना मैगज़ीन और अखबार की सब्सक्रिप्शन के लिए बड़ी तादाद में रकम खर्च करने से भी बचा रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए CSS और PMS से मुतालिक कलीदी और पेचीदा तसव्वुरात को वाज़ेह करने के लिए वीडियो लेक्चर भी पेश किए जाते हैं। और ये ऐप किस तरह से काम करती है, किस तरह से आइडिया आया, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ज़ेबस्ट यूनिवर्सिटी के होनहार तालिब इल्म उमर हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि ये आइडिया कैसे आया कि आपने ये ऐप बनानी है और इससे जो है किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं स्टूडेंट्स जो हैं? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन कराता चलूँ। मेरा नाम उमर हमीद है और मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। बेसिकली मैं बनू से हूँ, लेकिन इस्लामाबाद में मुकीम हूँ पिछले 17 सालों से। अब मैंने डिफरेंट
पिछले CSS के रिज़ल्ट फॉलो किए, उसके ट्रेंड्स मैंने देखे और उसमें ये था कि परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज जो आ रही थी वो 2.5% आ रही थी और लेस देन 2.5, कभी 2.4, 2.2। तो मैंने उनको अप्रोच किया जिन्होंने CSS के एग्ज़ाम्स क्लियर किए थे और कुछ उन लोगों को भी अप्रोच किया जिनका समहाउ पास नहीं हो पा रहा था, जिन्होंने 2 अटैम्प्ट्स दे दी थी, 3 अटैम्प्ट्स दे दी थी। और उसके बाद हमने एक मीटिंग उनके साथ अरेंज की। मीटिंग अरेंज करने के बाद हमने देखा कि जो एफ़र्ट है और जो नंबर ऑफ़ आवर्स हैं प्रिपरेशन के वो समहाउ सेम ही है। तो इशू असल आ कहाँ पे रहा है, हमने ये उनसे जब बात की तो हमें ये समझ आया कि जो रिसोर्सेज हैं, एक्चुअली इशू रिसोर्सेज का है कि किसी को पुअर रिसोर्सेज, अगर वो किसी को रिसोर्सेज पुअर मिल रही हैं और किसी को रिसोर्सेज अच्छी मिल रही हैं। अब ये अफोर्डेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है और इसके अलावा कंटेंट पे भी डिपेंड करता है। ये सब जानने के बाद हमने इसके ऊपर और थोड़ी सी रिसर्च की और थोड़ी सी इसके ऊपर वर्किंग की और हम इस रिज़ल्ट पे पहुँचे कि हमने एक पोर्टल बनाना है जहाँ पे हम स्पेसिफ़िकली सिर्फ CSS और PMS के जो कैंडिडेट्स होंगे, जो एस्पिरेंट्स होंगे, हमने उनको कंटेंट प्रोवाइड करना है। अब उसमें कोई इररेलेवेंट कंटेंट ना हो। जिस तरह अगर न्यूज़पेपर्स में देखा जाए तो न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा इररेलेवेंट कंटेंट होता है और लेकिन CSS और PMS के जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो उन ही सारे कंटेंट में से फ़िल्टर करते हैं और फिर वो अपनी प्रिपरेशन करते हैं, जो कि एक वेस्टेज ऑफ टाइम है उनके लिए। ठीक है, ठीक है। उमर, हमें ये बताएं कि आपने ये डेटा इकट्ठा कहाँ से किया है? यहाँ पर एकेडमीज़ मौजूद हैं, CSS और PMS के जो स्टूडेंट्स हैं वो एकेडमीज़ का रुख कर रहे होते हैं, वहाँ से उन्हें डेटा मिल रहा होता है। साथ जो न्यूज़पेपर्स के या मैगज़ीन के हवाले से आपने सब्सक्रिप्शन का कहा, तो क्या सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने ली हुई है? उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप लोग उधर से निकालते हैं और इसके ऊपर डाल देते हैं? नहीं, हमने सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ली हुई है, लेकिन हमारी एक कंटेंट राइटर्स की टीम है, एक एडिटर्स की टीम है और एक हमारे CSS एक्सपर्ट्स की टीम है। CSS एक्सपर्ट्स क्या करते हैं कि उनमें से कंटेंट हमें बताते हैं कि ये कंटेंट इम्पॉर्टेंट है। हमारी कंटेंट राइटर्स की टीम जो है वो उनको सिंप्लीफाई और समराइज़ करती है और फिर एडिटर्स टीम के पास वो कंटेंट जाता है। वो एडिटर टीम्स जो है उस कंटेंट को वेरीफाई करते हैं और उसके बाद वो हमारे पोर्टल पे जाता है। एज इट इज़ हम कभी भी अपलोड नहीं कर सकते ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज एंड अगर हमने एज इट इज़ ही अपलोड करना है तो वो वहाँ से भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा उमर, हमें इस पोर्टल के फीचर्स से मुतालिक भी आगाह कीजिएगा कि इसके फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले तो हमने ये देखा है कि न्यूज़ जो है वो डेली बेसिस पे हम अपलोड करें इसके ऊपर। डेली बेसिस पे न्यूज़ आ रही है। मंथली बेसिस पे हम मैगज़ीन्स, डिफरेंट फॉरेन मैगज़ीन्स एंड लोकल मैगज़ीन से हम कंटेंट जो है उससे लेते हैं और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसको समराइज़ करते हैं और वो फिर हमारे पोर्टल पे जा रहा होता है। इसके बाद जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम 30,000 के अराउंड MCQs प्रोवाइड कर रहे हैं। हम वोकेबलरी, यानी कि जो मुश्किल वोकेबलरी होती है किसी भी आर्टिकल में, हर आर्टिकल के साथ हमारी वोकेबलरी आ रही है, तो उस वोकेबलरी की प्रोनाउंसिएशन, उस वोकेबलरी के ओरिजिन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एवरीथिंग। इसके बाद हम कुछ पोर्टल के हवाले से अगर बात करें कि इसमें क्या फ़ीचर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम एक जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा फ़ीचर है कि कोई भी यूज़र जो है किसी पैराग्राफ के साथ अपने नोट्स ऐड कर सकता है ताकि उनको बाद में वो याद रहे और वो नोट्स उनके पर्सनलाइज्ड होंगे। यूज़र्स जो है वो डिफरेंट अपनी लिस्टिंग्स क्रिएट कर सकते हैं और उन लिस्टिंग में अपने आर्टिकल्स ऐड कर सकते हैं ताकि वो बाद में उसको पढ़ सकें इंस्टेड ऑफ सर्चिंग इन द पोर्टल। ठीक है उमर, हमें आखिर में आपने ये भी बताना है, एक तो कि सब्सक्रिप्शन की फ़ी आपने कितनी रखी है या बिल्कुल मुफ्त है, आप ये लोगों को गिफ्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से, और दूसरा आपने हमें ये भी बताना कि जो 2.5% शरह है, ये उमर की इस काविश के बाद हमें कोई ऊपर जाती हुई भी नज़र आएगी और जाएगी तो फिर उमर इसका क्रेडिट भी लेंगे? हमारा जो है सब्सक्रिप्शन का ये प्रोसेस है कि 7 डेज़ का हम फ्री ट्रायल दे रहे हैं हर यूज़र को रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, और उसके बाद उन्होंने सिर्फ 550 रुपीज़ अ मंथ पे करने हैं। और 550 रुपीज़ अ मंथ इस वजह से हमने रखी है कि न्यूज़पेपर की जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, कोई भी आप इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लें, उसकी भी कॉस्ट इससे ज़्यादा होती है और वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और शायद
उसमें उतना उनको कंटेंट जो है वो इररिलेवेंट कंटेंट ज़्यादा मिल रहा होता है डेली बेसिस पे, और रेलेवेंट जो CSS PMS का कंटेंट होता है वो कम मिल रहा होता है। नेक्स्ट आपने परसेंटेज की बात की कि परसेंटेज ऊपर जाते हुए नज़र आ रही है। हमें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि परसेंटेज ऊपर चली जाएगी। क्रेडिट तो खैर मैंने पोर्टल का ही लेना है, पोर्टल के अलावा मैं क्रेडिट किसी चीज़ का नहीं ले सकता, क्योंकि प्रिपरेशन सब खुद ही करना है। शुक्रिया। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी काविश है जी, और बड़ी तादाद में जो नौजवान हैं वो वाकई मुकाबले का इम्तिहान पास करना चाहते हैं, तो जी आप लोग इसको करके देख लीजिए, आपको कितना फ़ायदा होता है। बहुत सारे जो CSS या PMS की तरफ जा रहे थे स्टूडेंट्स, हमसा वो अच्छी खासी फीस जो है वो पे कर रहे थे अकेडमीज में भी, तो अगर इस पोर्टल पे उनको 550 रुपीज़ जिस तरह से मंथली करके सब्सक्रिप्शन है, तो मेरा ख्याल है कोई भी मतलब वो अगर वो देखें, उनको लगे कि वाकई हमारे मतलब की चीज़ हमें इससे फ़ायदा होगा, तो वो फिर उसके ऊपर उनको फैसला करना चाहिए। कुछ T20 वर्ल्ड कप का जिक्र कर लेते हैं, ग्रीन शर्ट्स की बात कर लेते हैं। शानदार परफॉर्मेंस से पूरी कौम के दिल जीते हुए हैं, और अब हमारी जो उम्मीदें हैं ना वो यहाँ से यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, और अब हम कह रहे हैं कि भाई अब तो हमने कोई मैच नहीं हारना, सेमीफाइनल भी जीतना है, ये पांचों भी जीतने हैं, फाइनल भी जीतना है, हमने अनबीटन रहना। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मैं तुमसे मतलब जो यही कही थी बात कि हमजा कहता है कि मुझे लग रहा है कि कोई हो सकता है अपसेट, तो मैंने कहा नहीं, मेरा ख्याल है कि अब इनको नाकाबिले शिकस्त ही रहना चाहिए आखिर तक। खैर शाहीनों ने भारतीय सुरमाओं के मिजाज ठिकाने लगाने के बाद कीवीज़ की भी सिक्योरिटी जो है वो भी टाइट कर दी है। अब पाकिस्तान का जो अगला इम्तिहान है वो 29 अक्टूबर को होगा, जहां उसका जोड़ जो है वो अफगानिस्तान से पड़ेगा। अच्छा, बड़ी तगड़ी टीम है, अफगानिस्तान को भी हमने लाइट नहीं लेना है, अच्छी टीम है, उनके पास स्पिनर सबसे अच्छे हैं शायद इस वक्त, और बैट्समैन भी उनके अच्छे हैं, बैटर उनके अच्छे हैं, बैट्समैन का तो लफ्ज़ ख़त्म कर दिया गया। खैर न्यूजीलैंड से कामयाबी के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात काफ़ी रोशन हो चुके हैं, और जो न्यूजीलैंड का और भारत का होने वाला मैच है वो तकरीबन क्वार्टर फाइनल की हैसियत भी इख्तियार कर चुका है। उन दोनों के लिए वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान ने दोनों को हरा दिया है। टॉप 2 टीम्स अगर इस हम देखें टेबल से, यही समझा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान भारत और न्यूजीलैंड में से ही होगी, तो अब भारत और न्यूजीलैंड में ज़रा ज़्यादा मुकाबला में नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने पॉइंट्स टेबल पर 4 पॉइंट्स जो वो हासिल करते हुए अफगानिस्तान की टीम को अब पीछे की तरफ धकेल दिए। दूसरी जानिब अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो T20 फॉर्मेट में खिलाड़ियों की नई रैंकिंग भी जारी कर दी, जिसके मुताबिक कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम बल्लेबाजों में दूसरे नंबर पर हैं। हाँ जी, और वो पहली पोजीशन से सिर्फ 11 पॉइंट्स के फासले पर हैं। मलान पहले नंबर पर है, इंग्लैंड से उनका ताल्लुक है, कल भी मलान नॉट आउट गए हैं, तो वो अपनी ज़रा परफॉर्मेंस को ठीक लेके चल रहे हैं, और वो शायद अभी तक तो पहले नंबर पर ही इस मैच के बाद भी रहेंगे। खैर शानदार कारकर्दगी हमने देखी, विकेट कीपर बैट्समैन हमारे मोहम्मद रिजवान वो अब ऊपर आए हैं, और चौथी पोजीशन उनकी भी T20 में आ गई है। अगर बॉलर्स की हम बात करें तो बॉलर्स की रैंकिंग में शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की भी तरक्की हो गई है। शाहीन शाह अफरीदी जो वो 11 दर्जे तरक्की के बाद अब 12वें नंबर पर पहुंचे, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैन ऑफ द मैच पर परफॉर्मेंस के बायस उनको हारिस रऊफ को 17वें पोजीशन पर अब मौका मिल गया, उन्होंने छलांग मारी और वो भी इधर तक आया। खैर दूसरा मामला जो सबसे ज़्यादा क्रिकेट में डिस्कस हो रहा है, और न्यूजीलैंड की जो जीत थी उसको थोड़ा सा करकरा भी उसने किया, जो मामला हुआ, और वो शुएब अख्तर वाला मामला है, डॉक्टर साहब वाला मामला है, ये सारी एक सिचुएशन है। इसी पर हम बात करेंगे। कौमी टीम के साबिक कप्तान आमिर सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आमिर सुहेल साहब। अगर हम बात करें भारत और न्यूजीलैंड को हराने के बाद अब कौमी टीम जो है उसके हौसले तो बहुत ज़्यादा बुलंद है। अब जिस तरह से अगला मैच अफगानिस्तान के साथ हो रहा होगा, तो हम कहीं अफगानिस्तान की टीम को ईजी तो नहीं ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम देखें अफगानिस्तान की टीम की बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी है। देखिए पाकिस्तान को इस मैच को सीरियसली इसलिए लेना है, एक तो अफगानिस्तान की टीम डेंजरस टीम है, और आप उनसे ऑन द डे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बॉलिंग लाइनअप उनकी अच्छी है, उनको जो है वो सूट कर रही है, तो हमें ये वाला मैच जो है वो बड़ा अपना फोकस जो है बढ़ा के खेलना है। उसकी वजह ये है कि अगर पाकिस्तान ये मैच जीतता है तो ये वाला ग्रुप है वो क्लोज हो जाता है। फिर न्यूजीलैंड और इंडिया में से जो टीम जीतेगी वही जो है वो सेमीफाइनल में जाएगी। पाकिस्तान अपनी बर्थ पक्की कर लेगा। और ये जो लोग सारे कहते आ रहे हैं कि दूसरा जो ग्रुप है वो ग्रुप ऑफ डेथ है, मैं समझता हूँ ये वाला ग्रुप ऑफ डेथ है, क्योंकि इसमें वो वाली टीमें नहीं है कि जिससे आप उम्मीद कर ले कि ये एक दूसरे को हरा देंगी, और जो टीम सेमीफाइनल में पहुंचने के जिनके चांस होंगे पॉइंट्स के साथ भी पहुंच सकती है, या 8 पॉइंट के साथ, या 8 पॉइंट के साथ नंबर 1 हो जाएगी। सो दूसरा ग्रुप जो है उसमें जो टीमें हारी हुई हैं, ऑल्दो उनका नेट रन रेट बहुत ज्यादा नीचे है, लेकिन वो थोड़ा बहुत जो है ना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो किसी की पार्टी स्पॉइल कर सकते हैं। पर यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है
यहाँ पे अगर आप हारे कोई भी मैच, अब न्यूजीलैंड और इंडिया की सिचुएशन इस तरह की है, वो हारे तो उनका फिर चांस कम बैक करने का बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है आमिर भाई, टीम में तब्दीली की बात करें, सकलैन मुश्ताक ने तो उस पर कोई बात नहीं की, वो खामोश रहे हैं जब उनसे सवाल हुआ है, लेकिन पीसीबी ने जो तस्वीर शेयर की है जिसके ऊपर हमारे खिलाड़ी जो अभी तक नहीं खेले हैं उनको प्रैक्टिस करते हुए दिखाया गया, शायद वो कोई, हम समझ रहे थे कि कोई इशारा या इंदिया ही है कि उनमें से कोई शामिल किया जा सकता है। कोई ज़रूरत है इस मैच में? आगे हमारे पास 2 मैच होंगे, उनमें जितनी मर्जी तब्दीलियां कर लें। देखिए मैं नहीं समझता कि हमें कोई जरूरत है अभी चेंज करने की। हाँ, ये जो लड़के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या अगर आप इससे अगला जाके मैच खेलते हैं, आपको जो चीजें करने की जरूरत है वो ये है कि आप ये वाला मैच जीत जाते हैं, टॉस जीत के आप बिल्कुल जो है बॉलिंग करें यहाँ पे और 2 पॉइंट्स हासिल करें। अगले मैचेस पे आप थोड़ा सा जो है वो 2 चीजें कर सकते हैं। अगर आप टॉस जीते तो आपको ऑस में बॉलिंग करनी चाहिए ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि अगर खुदा न खास्ता बड़े मैच में हम टॉस हार जाते हैं तो हमें क्या करना है। एग्जैक्टली। और उसके बाद आपने एक और चीज जो है वो ट्राई आउट करनी है, वो ये है कि नया बॉल जो है इमाद वसीम की बजाय एक आधे मैच में फास्ट बॉलर को देके चेक कर लिया जाए कि हाउ बोथ द फास्ट बॉलर्स रिस्पॉन्ड। अच्छा आमिर भाई, वो फास्ट बॉलर कौन होना चाहिए? हारिस को दें क्योंकि हारिस से तो हम डेथ ओवर्स करवा रहे हैं, या हसन को देके देख लें? हसन को ट्राई किया जा सकता है, आप हसन को ट्राई कर लें जिस पे भी आप कंफर्टेबल हैं। सिर्फ आपने एक्सपेरिमेंट करना है कि अगर खुदा न खास्ता अगर इमाद वसीम को पड़ भी जाती है, क्योंकि वो 2 ओवर तो एटलीस्ट करते ही हैं, तो हम तीसरे ओवर में या चौथे ओवर में किसको लेके आ सकते हैं। और एक और चीज होगी उससे, वो ये है कि ऑपोजिशन के पास फिर 2 चीजें सोचने के लिए होंगी। इमाद वसीम अगर अटैक करेगा तो हमें क्या करना है, अगर दूसरा फास्ट बॉलर आएगा तो उनको और ज्यादा थिंकिंग करनी पड़ेगी। आप ऑपोजिशन जिनके खिलाफ भी आपने मैच खेलना है उनके लिए आप मुश्किलात पैदा करें कि वो स्ट्रैटेजी किसी तरीके से आपके खिलाफ भरपूर तरीके से ना बना सके। ठीक है आमिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, कल इंशाल्लाह बात होगी इसके ऊपर कि कल तक कुछ शायद हमें हिकमत अमली भी नज़र आ जाए और जो 12 खिलाड़ी हैं उनके नाम भी हमारे सामने आ गए होंगे। अभी तो हमें आसान लग रहा है, हम कह रहे हैं कि अब तुम हमसे मैच करोगे यार, हमसे खेलने आओगे तुम लोग, अब तो पूरी कौम का जज्बा ही है। हमजा हमें इजी नहीं लेना चाहिए, कोई भी टीम हो उसको इजी नहीं लेना चाहिए, उसके हमें वैसे ही खेलना चाहिए जिस तरह से हम लोग इंडिया या न्यूजीलैंड के साथ खेल रहे थे मैच। इंशाल्लाह अफगानिस्तान के लिए भी हम खुशी खुशी आएंगे। चलें, इस खुशी खुशी में थोड़ा सा जल्द का ख्याल भी रखने की कोशिश करते हैं, और ख़ासतौर पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आंखों के नीचे जो हल्के पड़ जाते हैं वो कैसे पड़ जाते हैं, और फिर उनका कोई इलाज भी मौजूद है या नहीं है, या वो वक्त के साथ गहरे होते चले जाएंगे और फिर हम कहेंगे नहीं मुझे ऐनक लगी हुई है ना इस वजह से हल्के पड़ गए। मैं तो यही कहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि जो इसका ट्रीटमेंट है ही नहीं, अब ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका ट्रीटमेंट है भी या नहीं है। और ख़ास तौर पर हमजा हम देखिए तो आंखों के जो इर्द गिर्द है ना, बहुत सारे लोगों को झुर्रियाँ में पड़ जाती हैं, तो उसका भी ट्रीटमेंट मौजूद है या नहीं है। कहते हैं कि जब बुढ़ापे की तरफ आप जा रहे होते हैं तो आंखों के आसपास जब झुर्रियाँ पड़ना शुरू होती हैं वो पहली अलामत होती है, शायद ऐसा कहते हैं। अच्छा, पता नहीं है इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो हमें जो माहिर है वही बता सकते हैं। खैर हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है माहिर अमराज जल्द। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा। पहले तो हमें ये बताइएगा कि ये जिस तरह से बातें हैं ये मिथ्स हैं या फिर वाकई में इनके ट्रीटमेंट हो जाता है, इलाज मुमकिन है भी कि नहीं है, हल्कों का भी या झुर्रियों का भी? अच्छा, बिल्कुल, ये एक तो खैर बड़ा मज़ेदार टॉपिक है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे क्लिनिक पे भी ये बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे होते हैं और बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जिनमें ये इशू आ रहा होता है डार्क सर्कल्स का। अब इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है, लोग रैंडमली पूछते हैं कि डार्क सर्कल्स का ट्रीटमेंट बता दें, तो इसमें हमें एक मैसेज मैं ये देना चाहूँगी आपके चैनल के थ्रू कि सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप अपने डार्क सर्कल्स का इशू एड्रेस कराएं कि किस वजह से आ रहे हैं। कुछ लोगों में ये ख़ानदान में चल रहे होते हैं कि एक स्ट्रक्चर जैसे बॉडी का होता है उसी तरीके से आंखों का स्ट्रक्चर भी होता है, तो बाज़ लोगों की आंखें थोड़ी सी अंदर की तरफ होती हैं और यहाँ पे डार्कनेस आ रही होती है, तो वो लोगों के फैमिली में ही ये चीज़ रन कर रही होती है, उसको हमें उसी के अकॉर्डिंगली फिर मैनेज करना होता है। लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो हमारी स्किन के सिर्फ ऊपर आ रहे होते हैं, जो हमारी सिर्फ ऊपर की स्किन डार्क हो गई होती है, जो कि बेसिकली ड्राइनेस की वजह से होता है। तो उसमें हमेशा मैं पेशेंट को कहती हूँ कि आप मॉइस्चराइज़ अच्छा करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल मस्ट करें, क्योंकि सन ब्लॉक अगर हम अपनी बाकी स्किन को बचा रहे हैं तो यहाँ की स्किन भी हमारी उसी स्किन का पार्ट है, तो सन ब्लॉक यहाँ पे भी आपको मस्ट लगाना है। सेकेंडली, जब हम एज कर रहे होते हैं, जैसे आपने बोला कि सबसे पहले जो एजिंग का साइन आता है, एक टायर्ड लुक आना शुरू होती है, वो हमारी आँखों से ही शुरू होती है।
झुर्रियाँ आना या आंखों के ऊपर एक थकावट सी महसूस होना, ये सारी हमारी आंखों के ऊपर ही आती हैं। उसको कहा जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे एक खड्डा सा बनना शुरू होता है, उसको कहते हैं कि टीयर ट्रफ। जब भी हम 20-25 की उम्र को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे वो एक खड्डा सा नुमाया होना शुरू हो जाता है। वो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ से जो चर्बी होती है, जो कुदरती तौर पे एक बनी हुई होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है, नीचे को आना शुरू हो जाती है, तो एक खड्डा बन जाता है। अब हमें उस खड्डे को फिल करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें फिलर्स सबसे कॉमनली यूज़ होते हैं। और अब एक न्यू टेक्निक आ गई जिसको ऑटोलॉगस फैट इम्प्लांट्स कहा जाता है। उसमें आपकी बॉडी से कहीं से भी फैट्स लेके उसको प्रोसेस करके उसको यहाँ पे हम इंजेक्ट कर देते हैं, और सेम हम फिलर को भी इसी तरीके से इंजेक्ट करते हैं। कोई पेन नहीं है, ज़ीरो पेन, कोई डाउन टाइम नहीं है, मतलब बाद में किया हुआ साइड इफ़ेक्ट। यस, साइड इफ़ेक्ट्स तब आते हैं जब आप अनट्रेंड बंदे के पास जाएंगे या इसको हम नीडल के थ्रू इस जगह को ऑपरेट करें, तब यहाँ पे नील भी पड़ जाते हैं। और बाज़ दफ़ा ये ख़तरनाक कंडीशन में भी जा सकता है कोई बंदा अगर वो किसी अनट्रेंड बंदे के पास या किसी गलत जगह से जाके करवा लें। स्वेलिंग हो जाती है लोगों की। तो ये चीज़ें हमेशा जब भी आपने इस एरिया को मैनेज कराना है या इसका ट्रीटमेंट कराना है तो आप हमेशा किसी अच्छी जगह से जाके कराएं, किसी अच्छे डॉक्टर से कराएं, बिकॉज ये हमारा बॉडी का बहुत सेंसिटिव पार्ट है। और यहाँ पे ब्लड वेसल्स इतनी ज़्यादा होती हैं, खून की नालियाँ अगर मैं आसान ज़ुबान में कहूँ तो इतनी ज़्यादा होती हैं कि अगर उनको हम थोड़ा बहुत भी छेड़ दें तो वो अल्लाह रहम करे कि हमारी एक ब्लाइंडनेस, नज़र जाने का भी ख़तरा हो सकता है। इसलिए इस एरिया को बहुत टेक्निकली हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, ये तो ट्रीटमेंट्स हैं डॉक्टर सनिया, लेकिन क्या कुछ अद्वियात भी हैं, आप देख के बताएं कि नहीं आप तो शायद मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे तो आपको वो दे देते हैं, इस तरह भी है या नहीं? इसका मेडिसिन से इलाज नहीं है? बिल्कुल ऐसे भी है, और मैं कुछ साथ थोड़ी सी घरेलू टोटके भी बता दूंगी जो आप बंदा रूटीन में रखे। मेडिसिन बिल्कुल हैं, सीरम्स मौजूद हैं जिसके अंदर कैफीन के, विटामिन के सीरम्स मौजूद हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 हफ्ते लगाएं तो आपकी अगर स्किन डार्क है तो वो इम्प्रूव करना शुरू हो जाती है। आपके डार्क सर्कल्स, पफीनेस जो आंखों के नीचे स्वेलिंग सी हो जाती है, झुर्रियाँ जो बाज़ दफ़ा लोगों की बहुत फाइन लाइंस आ रही होती हैं, वो इम्प्रूव करना शुरू हो जाती हैं। तो आपको ट्रीटमेंट्स की इस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सिंपल मेडिसिन से इसको केयर कर सकते हैं इसकी। सेकेंडली, सन ब्लॉक का इस्तेमाल मस्ट रखना है ताकि आपकी स्किन यहाँ से डैमेज ना, और मॉइस्चराइज़र, ये 3 चीज़ें जो हैं ये मस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम चले जाएं आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ, तो उसमें हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं हर पेशेंट को कहती हूँ कि जब आप लेटे हुए हों तो आपने फ़ोन नहीं इस्तेमाल करना, आपने बुक नहीं पढ़नी, आपने कंप्यूटर नहीं देखना और आपने टीवी नहीं देखना, क्योंकि आपकी आंखों के ऊपर स्ट्रेन, आपकी आंखों के ऊपर जोर ज़्यादा पड़ता है तो ये डार्क सर्कल्स बढ़ जाते हैं। पानी का इंटेक अच्छा रखें, जूसेस, फ्रूट्स का इंटेक अच्छा रखें, ग्रीन टी का इंटेक अच्छा रखें। जब आपका लिक्विड इंटेक अच्छा होगा, ऑक्सीजन लेवल बेहतर मिलेगा तो ऑटोमेटिकली एरिया इंप्रूव करेगा। डॉक्टर साहब, हम अब देखते हैं कि अब तो बच्चों में भी बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं। पहले तो एक सर्टेन एज के बाद हम देखते थे ना कि डार्क सर्कल्स या झुर्रियाँ वगैरह पड़ती हैं। अब जो बच्चे हैं, खास तौर पे हम अगर टीन एज की बात कर लें, क्या मोबाइल का यूजेज ज़्यादा है उस वजह से उनकी आंखों के नीचे बहुत सारे डार्क सर्कल्स बन रहे हैं? बिल्कुल, एक तो रीज़न ये भी है, दूसरा कई बच्चे एटॉपिक भी होते हैं जिनमें ड्राई स्किन का इशू होता है, तो ड्राई स्किन की वजह से एक तो रीज़न आ रहा होता है। सेकेंडली, हर बच्चे के हाथ में अब फ़ोन है, या टैब पकड़ा होता है या फ़ोन। माँ बाप कहीं बिजी होते हैं तो बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते हैं कि थोड़ी देर ये बिजी रहे। तो ये चीज़ें जो हैं आपके बच्चों को जल्दी इस तरफ, ये इन इश्यूज़ की तरफ ले जाते हैं। तो सबसे बेहतर चीज़ें हैं कि आप बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़, जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ हों, उसमें इंगेज रखें, ना कि इन चीज़ों में। ठीक है डॉक्टर सनिया, नींद का कितना इसके साथ ताल्लुक़ है कि नींद आपकी, कहते हैं कि आप रात को जाग रहे हो तो हल्के पड़ना शुरू हो जाते हैं, कि ये बता दें। दूसरा ये भी बता दें, हम जो ऐनक वाले लोग हैं जिनकी नज़रें कमज़ोर हैं खास तौर पर, वो ये अंदर से जवाब निकालते हैं कि सिर्फ यही वजह होगी कि मुझे हल्के पड़ें, या कोई और वजह भी हो सकती है? अच्छा, बिल्कुल ऐसा नींद का रोल डेफिनेटली है। नींद पूरी नहीं होगी, आंखों के ऊपर जोर पड़ेगा, आंखों के पट्टों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे आंखें आहिस्ता आहिस्ता अंदर को जाना शुरू हो जाती हैं, डार्क सर्कल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। सेकेंडली, जो नींद इसलिए हमेशा जो है 6 to 8 आवर्स मस्ट, 6 से 8 घंटे मस्ट रखें। अपनी नींद का अपना प्रॉपर साइकिल रखें, चाहे दिन में सोएं या रात में सोएं, बट प्रेफरेबल टाइम रात के सोने का ही है, क्योंकि हमारी बॉडी से कुछ हार्मोन्स ऐसे निकलते हैं जो हर एक स्पेसिफिक टाइम पे अल्लाह ताला ने क्लॉक सेट किया हुआ है, तो उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। और जो ग्लासेस की आप बात कर रहे हैं, तो ग्लासेस में हमेशा मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि यूवी प्रोटेक्शन वाले जो ग्लासेस आते हैं वो यूज़ करें, तो आपकी आइज़ के ऊपर कोई इसका इशू नहीं बनेगा, आई स्किन के ऊपर कोई इशू नहीं बनेगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर सनिया, हमजा को करने की ज़रूरत है। नहीं, मैंने किया हुआ है। डॉक्टर सनिया, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे वक्त से आप बात भी की, आप स्टूडियो में भी तशरीफ़ लाएँ। तो जी सिर्फ ये कह देना कि नहीं अब तो इसका कोई हल नहीं है, तो हल डॉक्टर साहिबा ने
हमें बताया है, कुछ टोटके हैं वो भी आप कर सकते हैं। ऐसे खुराक और आप अपनी नींद को बेहतर करें ना, थोड़ा स्ट्रेस कम लें, तो ये चीज़ें थोड़ी सी कम ही हमें नज़र आ रही होती हैं। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।